हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर दिव्यादीप है। आज के स्पेशल डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वेबिनार है उसमें हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स यानी कि पाचन से संबंधित प्रॉब्लम्स के बारे में। पाचन, सबसे पहले ये जानते हैं कि पाचन होता क्या है। पाचन का मतलब है जो हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। पहले उसे खाया जाता है, फिर उसको पचाने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं। स्टमक के बाद वो इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद वो एब्जॉर्ब होता है और बहुत सारी क्रियाओं, बॉडी की क्रियाओं को करने में हेल्प करता है। हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हैं सब पाचन तंत्र के कारण ही होती हैं। जो भी एनर्जी हमें फूड प्रोवाइड करता है उसके थ्रू हमारी बॉडी जो है हर काम कर सकती है, जिसमें कि ब्लड बनाना भी है उसका काम, साथ साथ में बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना है, बॉडी को हिलाना है, नसों का काम करना। इस तरह से बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो इंटेस्टाइन्स के थ्रू हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं और पूरी बॉडी उसी के थ्रू चलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक वीडियो देखते हैं जिसमें पाचन तंत्र कैसे काम करता है या उसके क्या 5 स्टेप्स हैं उसके बारे में बताया गया है। फर्स्ट वीडियो जो सबसे ऊपर है। हाँ जी। हे हेल्थी लिविंग फैमिली, कभी सोचा है आपका शरीर ऐसे उस स्वादिष्ट खाने को डाइजेस्ट करता है जो आप खाते हैं? आज हम डाइजेशन के 4 इंपॉर्टेंट स्टेज बताने वाले हैं। चलो इसको मजेदार बनाते हैं। स्टेज 1, चबाना। सब कुछ आपके मुंह में शुरू होता है। आपके दांत खाने को काटते हैं और लार जो विशेष एंजाइम से भरी होती है उसे तोड़ना शुरू करती है। इसे एक स्वादिष्ट विज्ञान प्रयोग के रूप में सोचें। स्टेज 2, पेट। जब आप निगल लेते हैं तो खाना आपके पेट में चला जाता है। यहाँ शक्तिशाली एसिड्स और एंजाइम्स इसे और तोड़ते हैं और इसे एक स्मूथ मिक्स, जिसे चाय कहते हैं, में बदल देते हैं। यह आपके पेट में एक ब्लेंडर जैसा है। स्टेज 3, छोटी आंत। चाय फिर छोटी आंत में जाता है। यहाँ जादू होता है। खाने से पोषक तत्वों को आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब किया जाता है जो आपको ऊर्जा और शक्ति देते हैं। स्टेज 4, बड़ी आंत। बचा हुआ वेस्ट बड़ी आंत में जाता है जहाँ पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है और जो बचा है उसे वेस्ट बनाया जाता है। और फिर आप जानते ही हैं। और यह था पाचन एक नक्शे में। क्या ये वीडियो अच्छा था? अगर आपको यह पसंद आया तो हमें थम्स अप दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हेल्थी लिविंग गाइड को सब्सक्राइब करना न भूलें और भी अमेजिंग हेल्थ टिप्स के लिए। तो ये वीडियो बेसिकली इसलिए था कि आप पाचन को एक इंटरेस्टिंग वे में समझ पाएं, पाचन कैसे काम करता है और जो पाचन के लिए एंजाइम्स चाहिए वो भी हमारी बॉडी में लिवर के थ्रू या स्टमक में या फिर पैंक्रियाज बनाते हैं, जो कि बॉडी को एक सपोर्ट देना शुरू करते हैं जिससे कि हमारा पाचन और बेहतर होता है। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें डाइजेशन में इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। वो किसी भी लेवल पे हो सकते हैं, चाहे तो वो स्टमक के लेवल पे हो सकते हैं, कुछ स्टमक प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ लेवल मुंह से ही शुरू हो जाती हैं। तो हम एक एक करके उन प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो बताती हूँ जो हमारे एक पेशेंट की है, जो हमारे यहाँ पे आए थे और वो ठीक हुए हैं। जो थर्ड पेशेंट का वीडियो है ना वो चला देना, इससे नीचे वाला, ये। बहुत स्लो चल रहा है ये वीडियो। हमारे हिम्स हॉस्पिटल की है। यहाँ के हमारे पेशेंट जिनको लिवर की समस्या थी, वो कैसे ठीक हुए, कैसे रिकवर हुए पंचकर्म के थ्रू, आइए जानते हैं। गैस की बहुत प्रॉब्लम थी। मेरा पेट हमेशा एकदम टाइट सा और फूला सा रहता था। मैं इस चीज को लेकर बहुत परेशान था। भूख भी नहीं लगती थी। बस घड़ी देख करके खाना खा लेता था कि टाइम हो गया खाने का, शायद खा लें, जो है कमजोरी ना आ जाए। पर यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत हल्का फील हो रहा है। मेरा पेट भी एकदम सॉफ्ट हो गया है पहले से और काफी अंदर भी चला गया है, जो है कॉन्स्टिपेशन की अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एकदम एकदम अभी तो बहुत कम हो गया, गैस गैस मेरी बहुत कम हो गई है, जो है। और यहाँ के डॉक्टर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं। बहुत अच्छा लगता है सबके साथ, जो है बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट मिलता है। इनकी हमने पंचकर्मा थेरेपीज करवाई थी और डीआईपी डाइट है वो फॉलो करवाई थी। पंचकर्मा थेरेपी शेगुलर करवाए थे और ब्रेन सेवन वगैरह, और उसके अलावा बस्ती करवाई थी इनकी। उसके बाद से इनको काफी रिलीफ है, वेट में भी थोड़ा लूज किया और गैस्ट्राइटिस है वो भी रिलीफ हो गई। ये मेन हमारे साथ गैस्ट्राइटिस और कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट के साथ आए थे, जिनमें इनको भी काफी रिलीफ मिला।
मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि प्रॉब्लम आज अगर छोटी है तो हम लोग को बहुत ज्यादा मतलब जरूरत है यहाँ आने की, बड़ी में तो है ही है। पर आज अगर छोटी प्रॉब्लम अगर हम लोग आ जाएंगे तो वो प्रॉब्लम कभी बड़ी नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि उस प्रॉब्लम की दवाई नहीं देते हैं, बल्कि उस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करते हैं कि वो प्रॉब्लम हो क्यों रही है, हमारे शरीर में क्या दिक्कत है, उस पर काम करते हैं। ये नहीं कि दवाई से उसको दबा दें और ताकि दूसरी कोई प्रॉब्लम हो जाए उसमें जो है। और यहाँ का मुझे बेस्ट पार्ट यहाँ का योगा लगता है। सुबह 5:30 बजे हम लोग योगा करते हैं खुली। तो देखा आपने, इन्होंने मेंशन किया दो प्रॉब्लम्स के बारे में, गेस्ट्राइटिस और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। गेस्ट्राइटिस होता है जिसमें स्टमक के अंदर जो एसिड बनता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है, और उससे जो अंदर की लेयर्स हैं उसमें सूजन आनी शुरू हो जाती है। और जो कॉन्स्टिपेशन की बात की, हमारी बॉडी से वेस्ट अगर प्रॉपरली नहीं निकल पाता तो उसे कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। और कॉन्स्टिपेशन जब बहुत क्रॉनिक हो जाता है तो आपकी आंतें भी वीक हो जाती हैं। अब हम जानते हैं कि फंक्शंस क्या हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस में बहुत सारे एंजाइम्स को सिक्रीट करना, एब्जॉर्प्शन करना न्यूट्रिएंट्स का, जितने भी विटामिन्स मिनरल्स सब जो है पाचन या फिर कह लीजिए जो इंटेस्टाइन्स हैं वहीं से एब्जॉर्ब होते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट्स का बॉडी से बाहर निकालना। इंजेशन, जब हम खाना खाते हैं तो वो भी हम पाचन तंत्र के द्वारा ही कर पाते हैं। सिक्रीशन ऑफ फ्लूइड, कुछ ऐसे फ्लूइड्स बॉडी में जनरेट होते हैं जिससे कि पाचन या फिर जो खाना है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो वो हेल्पफुल है पाचन को होने में, पाचन के होने में। ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, जैसे कि आपको पता है जब हम खाना चबाते हैं तो हमारे मुंह में ही जो खाना होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। उसके बाद वो स्टमक में जाके एब्जॉर्ब होना या फिर कह लीजिए चर्न होना शुरू कर होता है और एक बोलस के रूप में बन जाता है, जो कि इंटेस्टाइन्स में जाके एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। इंजेशन, इंजेशन का वही मतलब है कि खाने को खाना। सो ये सभी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, माउथ, सिलिवरी ग्लैंड्स, ईसोफेगस, लिवर, गॉल ब्लैडर, stomach, pancreas, large intestine, small intestine, rectum, anus, अपेंडिक्स, ये सभी डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। इनमें से किसी एक का भी अभाव या कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो पेशेंट्स को दिक्कत आनी या फिर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बनने शुरू हो जाते हैं। इससे ऊपर वाला एक बार, अगर मैं बात करूं, 4.2% ऑफ इंडियंस आर एस्टिमेटेड टू बी सफरिंग फ्रॉम आईबीएस। आईबीएस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें बाउल मूवमेंट्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, और बाउल मूवमेंट्स डिस्टर्ब होने के कारण एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, तो उसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज, जीआरडी, उसका प्रेवलेंस भी अप्रोक्सीमेटली 7.6 to 30% है। कॉन्स्टिपेशन तकरीबन 22% लोगों में मिलती है, जितने भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट्स हैं। आईबीडी 1.4 मिलियन लोगों में मिलती है। ऐसे ही और भी कई बीमारियां हैं जो कि डाइजेशन से रिलेटेड है और बहुत ज्यादा मात्रा में पेशेंट्स में देखी जाती है। ऐसे नेक्स्ट, अगर मैं गैस्ट्रिक अल्सर्स की बात करूं या पेप्टिक अल्सर्स की बात करूं तो उसका जो प्रेवलेंस है तकरीबन 11.22% है। ये और इसका जो रेशियो डिडनल और गैस्ट्रिक अल्सर्स का मान के चलें तो 7.1 रेशियो 1, 11.2। और स्टमक अल्सर्स, इनको स्टमक अल्सर्स का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो डेवलप हो जाते हैं स्टमक कैंसर्स में, और वो जो रिस्क है वो तकरीबन 2.4 to 21% का है। ये बहुत ही हाई नंबर है। बहुत सारे गैस्ट्रिक कैंसर वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें गैस्ट्रिक अल्सर्स होने का मिलता है, हमें उनमें पाया जाता है कि उन्हें पहले गैस्ट्रिक अल्सर्स होता है और कुछ टाइम बाद वो कैंसर्स में डेवलप हो जाता है। अब हम जानते हैं कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में क्या क्या बीमारियां आती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है स्टमेटाइटिस। स्टमेटाइटिस का मतलब है कि आपके स्टमक के अंदर या मुंह के अंदर बहुत सारे सूजन या घाव ऐसा होना शुरू हो जाता है, अल्सर्स बन जाते हैं बेसिकली, या फिर जीभ पे भी अल्सर्स या फिर घाव से दिखते हैं। तो दिस इज स्टमेटाइटिस। बहुत ज्यादा जब स्टमक में एसिड बहुत ज्यादा बनता है तो वो एसिड का जो रिफ्लक्स है उसके कारण जो अल्सर्स हैं वो मुंह में बनने शुरू हो जाते हैं। तो अभी हम बात करेंगे टाइप ऑफ स्टमेटाइटिस।
एप्थस स्टमैटाइटिस, इसमें छोटे येलो कलर के अल्सर्स बन जाते हैं और जिनके चारों तरफ जो है रेडनेस होती है, और ये ज्यादातर होंठों के पास या फिर टंग में या फिर हमारे चीक्स में पाए जाते हैं। ठीक है। देन निकोटीन स्टमैटाइटिस, जो लोग निकोटीन यानी कि तंबाकू का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं या चाय बहुत ज्यादा पीते हैं, तो ऐसे लोगों में इस तरह का स्टमैटाइटिस मिलता है। ये बेसिकली पित्त को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे कि आपके जो पैलेट है उसमें डिफॉर्मिटी या फिर ऐसे पैचेस शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज स्मोकर्स स्टमैटाइटिस। देन कैप्सीज सार्कोमा, ये एक तरह का कैंसर है जो कि स्किन में या मुंह के अंदर जो वेसल्स हैं उनमें पाया जाता है। ये जो ह्यूमन हर्पीज वायरस है बेसिकली उसके कारण होता है, और जिन पेशेंट्स में इम्यून सिस्टम वीक होता है, जैसे कि HIV पेशेंट्स हो गए या एड्स वाले पेशेंट्स हो गए, उनमें ज्यादातर पाया जाता है। देन हम बात करते हैं स्टमक कैंसर की। स्टमक कैंसर यानी कि जब स्टमक की लेयर डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है, वहां पे अल्सर बन जाता है, तो वो सेल्स भी डिफॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। तो उससे इस तरह की ग्रोथ्स बननी शुरू हो जाती हैं, और जैसे ही हम कुछ खाते हैं तो भयंकर दर्द होता है। और स्टमक कैंसर के पेशेंट्स में ज्यादातर सर्जरी ही की जाती है और स्टमक को निकाल दिया जाता है, राइट। और उसके बाद पेशेंट का पाचन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम आयुर्वेदिक तरीकों से इसको रिकवर कर सकते हैं। ये कुछ हमारे पास एंडोस्कोपी के रिजल्ट्स हैं कि किस तरह से दिखता है स्टमक कैंसर। जैसे नेक्स्ट, ये GERD, बैरेट्स ईसोफेजिस और ईसोफेजियल कैंसर, ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के एंडोस्कोपिक रिजल्ट्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अब हम जानते हैं, एक वीडियो देखते हैं कि नॉर्मल के कैंसर सेल्स जो हैं वो ग्रो कैसे करते हैं। Cancers form when normal cells in our body start to divide out of control. Over time, the growing cancer mass destroys nearby healthy cells. Many of the triggers that cause a normal cell to start to divide out of control are found inside the cell, in our DNA. कैंसर का मतलब है DNA लेवल पे जाके अगर चेंजेस हो रहे हैं उसको कैंसर बोला जाता है। बेसिकली जब भी एक कैंसर सेल ग्रो करता है तो वो अपने आप ग्रो करना शुरू कर देता है। मतलब एक सेल 2 में डिवाइड हो जाता है, फिर 2 4 में, 4 8 में, ऐसे करके एक सेल की जगह पे बहुत सारे सेल्स का ग्रोथ आ जाता है। जो नॉर्मल साइकिल है सेल्स का वो ये है कि जब भी कोई सेल बनता है अपना काम पूरा करके, और वो मर जाता है और उसकी जगह एक नया सेल बनाता है जो कि उसको रिप्लेस कर देता है। तो कैंसर्स के केसेस में ये जो साइकिल है जिसे एपोप्टोसिस कहते हैं, ये डिस्टर्ब होता है, और इसी वजह से ग्रोथ जो है हमें देखने में मिलती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, नहीं इससे पीछे वाला ही। अगर मैं एपिडेमियोलॉजी की बात करूं गैस्ट्रिक अल्सर्स की इंडिया में, तो अप्रोक्सीमेटली प्रेवलेंस जो है 56 to 89% है ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर्स की। और H. pylori इन्फेक्शंस जिनको होते हैं 56.5% चांसेस हैं कि हाँ उनमें गैस्ट्रिक कैंसर्स होने का खतरा रहता ही रहता है। तो ये इट्स जस्ट अ डेटा बेस्ड थिंग जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब हम बात करते हैं गैस्ट्राइटिस की, इससे नीचे वाला। गैस्ट्राइटिस का मतलब है पेट के अंदर की जो म्यूकोजल लेयर है उसमें सूजन आ जाना। अल्सर फॉर्मेशन ज्यादातर गैस्ट्राइटिस के बाद होनी शुरू होती है। इसमें पेट में जलन, गैस, दर्द होना खाना खाने के बाद, ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो इसके सिम्टम्स हैं हार्टबर्न, वॉमिटिंग्स, पुअर एपेटाइट, एब्डोमिनल पेन, स्वेलिंग होना एब्डोमेन में, इंडाइजेशन होना, ब्लड आना स्टूल्स में, नॉजिया होना, डिस्कम्फर्ट अराउंड नेवल, अनइंटेंशनल वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमें पेशेंट्स में देखने को मिलती हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं GERD यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें बेसिकली एसिडिटी होती है जिससे कि जो हार्टबर्न शुरू हो जाता है या सीने में जलन बोलते हैं जिनको, और सोर इरेक्टेशन स्टार्ट हो जाती है।
ये जो लक्षण है ये ज्यादातर इस कारण से होता है कि जो एसिड है वो स्टमक से निकल के इसोफेगस में आना शुरू हो जाता है, और पेट में गैस, एसिडिटी, ये बहुत ज्यादा, रिफ्लक्स मतलब बाहर की तरफ आना, गले की तरफ आना, तो ये सिम्टम्स बहुत ज्यादा दिखते हैं। इसका एक कारण हेटेस हेरेनिया भी हो सकता है, कुछ पेशेंट्स में हमें वो भी देखने को मिलता है। जैसे नेक्स्ट, अगर मैं आयुर्वेदिक तरीकों की बात करूं या डायग्नोसिस की बात करूं, तो हम ज्यादातर पेशेंट्स की पूरी हिस्ट्री, उसके क्लिनिकल हिस्ट्री, साथ में फैमिली हिस्ट्री, सब कुछ जानकर, कुछ टेस्ट करवा कर, जैसे कि बेरियम रेडियोग्राफी, एंडोस्कोपी, कुछ ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, इनके जरिए ये जान सकते हैं कि किसको कौन सी प्रॉब्लम है, और हम उनमें कैसे उनको ठीक कर सकते हैं, और कैसे उनको अर्ली स्टेज पे पहचान के जल्दी से जल्दी उसको रिकवर कर पाएंगे। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि आपका पेट जो है प्रॉपरली साफ नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टूल्स हैं वो कम हो गए हैं, या तो उसकी मात्रा कम होगी, या फिर स्टूल्स जो है इकट्ठे हो रहे हैं, या बाउल मूवमेंट्स प्रॉपर नहीं हो रही हैं। तो इन सभी ये सभी चीजें, सभी जो सिम्टम्स हैं ये इंक्लूड होती हैं कॉन्स्टिपेशन में। और मार्केट में बहुत सारी चीजें दी जाती है, सपोजिटरीज, लेक्सेटिव्स, नीमा, इस तरह के टेक्निक्स यूज करते हैं लोग कॉन्स्टिपेशन के लिए, और ज्यादातर पेशेंट्स कॉन्स्टिपेशन को बीमारी ही नहीं समझते, राइट। ये कहीं ना कहीं एक सिम्टम है जो कि इनिशियल बीमारी को डिनोट करता है, और जैसे जैसे कॉन्स्टिपेशन बढ़ता जाएगा बॉडी में आपके टॉक्सिन्स की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, जिससे कि पेशेंट को प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है। कुछ पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं, कोई भी पेशेंट आके ये नहीं बोलता कॉन्स्टिपेशन के लिए, बहुत कम लोग ही हैं जो सीधा हॉस्पिटल जाते हैं या डॉक्टर से बात करते हैं। पहले वो खुद घर के तरीके यूज करते हैं, और उसके बाद जब उससे भी ठीक नहीं होता और आपकी बॉडी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, उसके बाद डॉक्टर के पास आते हैं और सोचते हैं कि आके हम ठीक हो जाएंगे। तो कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही क्रॉनिक डिसऑर्डर्स है। कहीं ना कहीं आपको इस प्रॉब्लम को स्टार्टिंग में ही इसको रिकवर करने की कोशिश करनी चाहिए। आपके डाइट में फाइबर रिच चीज़ों का यूज़ करें, आपको फ्रूट्स का, सैलड्स का, इनका यूज़ ज़्यादा करें, लिक्विड इनटेक बढ़ाएं। इन सभी के कारण कॉन्स्टिपेशन ठीक हो, मतलब इन सभी से कॉन्स्टिपेशन ठीक रहता है, और इनकी कमी से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहता है। कुछ मेडिसिन भी होती हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन करती हैं, तो कोशिश करके अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें जब भी आपको इनिशियल सिम्टम्स स्टार्ट हो। अभी हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, कुछ पेशेंट्स होंगे ना। हाँ जी, पीयू चौधरी जी। हाँ जी पीयू जी। नमस्ते मैम। हाँ जी नमस्कार जी। मैम बोल रहे हैं कि मेरा तो पेट में गैस बनता है और हम्म। मुझे थायराइड भी है मैम। क्या है आपको? थायराइड। थायराइड भी है, ओके। अभी आप कोई ट्रीटमेंट ले रही हैं? थायराइड के लिए तो ले रही होंगी। हाँ मैम ले रहे हैं। कितने mg की टैबलेट खाती हैं आप? 62.5। ओके, और कितने समय से खा रही हैं? 3 साल से। अच्छा, आपने चेक करवाया अपना TSH? हाँ मैम चेक करवाए हैं। और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए क्या ले रहे हो आप? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए अजवाइन ले रहे हैं मैम। ऑलिव ऑयल ले रहे हैं? नहीं मैम ऑलिव, अजवाइन को उबालकर पानी में ले रहे हैं। अजवाइन ले रहे हैं आप? जी मैम। अच्छा, तो उससे ठीक है आपका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या नहीं? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक है मैम, अभी ज्यादा गैस नहीं बनता है, फिर पेट फूला रहता है, मतलब वेट ज्यादा है मैम। अच्छा, तो आप वेट कम करिए ना, वेट कम होगा, थायराइड की वजह से भी आपका वेट कम नहीं हो रहा होगा। अगर घर पे आप डाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो आप हॉस्पिटल आइए, हम यहाँ पे पंचकर्म स्टार्ट करवाएंगे आपको। तो कहाँ पर हॉस्पिटल मैम? आप कहाँ से बात कर रही हैं? हम मेरा जिला है पड़ता है धनबाद। अच्छा, धनबाद MP में पड़ता है? MP? झारखंड। आप देखो, झारखंड में, ओके। आप ऐसे करिए, आप ना हमारे इस नंबर पे एक बार कॉल कर लीजिए, वो आपको नियर बाय लोकेशन बता देंगे जहाँ पे जाके आप ट्रीटमेंट ले सकते हो।
ठीक है? अच्छा जी मैम। हाँ जी, इस नंबर पे कॉल कर दीजिए या चैट में अपना नंबर डाल दीजिए। अभी जितने भी लोग यहाँ हमसे जुड़े हुए हैं, मैं सभी को बताना चाहूंगी, जो जितने भी लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। हैंड रेस करने के लिए आपको रिएक्ट में जाके हैंड रेस का ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, और क्लिक जब जैसे ही मैं यहाँ से आपका नाम लूंगी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ से हम अनम्यूट कर देंगे, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछिए। ठीक है जी। बाकी नेक्स्ट पेशेंट आशिम सरकार जी, सोनी जायसवाल, निशान दुबे जी। हाँ हेलो। जी। हेलो। नमस्ते मैम। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी हम सोनी बोल रहे हैं। जी सोनी जी बताइए। जी मेरा लड़का बेटा का एक्सीडेंट हो गया था नवंबर 23 को ही, 26 नवंबर 2023 को ही। जी। मैं इसमें अभी ट्रीटमेंट आपके यहाँ से, मेरा पहले दिल्ली से चल रहा था, अभी आपके यहाँ से भी चल रहा है। हम्म। दवाई भी हम मंगाए थे, दवाई भी चल रहा है इसका। मतलब क्या तारीख से दवाई 9 तारीख से दवाई उसका चल रहा है, 9 अप्रैल से। 9 अप्रैल से इसका अच्छा। दवाई चल रहा है। जी। दवाई चलने के बाद तो हमको बोला गया था पंचकर्मा थेरेपी कुछ आपको वीडियो कॉल पे बताया जाएगा कराने के लिए, नहीं, पंचकर्मा क्योंकि वीडियो कॉल पे नहीं होता मैम। अच्छा। वीडियो कॉल पे नहीं हो सकता पंचकर्मा के लिए, आपको एक्सपर्ट ओपिनियन ही चाहिए होता है। एक्सपर्ट जो गाइडेंस है वो हॉस्पिटल में ही पॉसिबल है, घर पे नहीं होता है पंचकर्मा। किसने बोला तो आपको कुछ पंचकर्मा घर पे जी हो जाएगा? जी कुछ थेरेपी तो बता बोले थे जो वीडियो कॉल पे होगा, क्योंकि ये कौन सा पूरा नहीं, कॉन्सेस नहीं है। तो मेरा वीडियो बेटा कॉल जो पे है कोई थेरेपी, क्या दिक्कत है उनको? देव जायसवाल नाम है उनका, एक्सीडेंट हो गया था, वो कोमा में चले गए थे। कोमा से निकल गए हैं अभी। वो राइस ट्यूब लगा हुआ है, गले में ट्रेकोस्टमी हुआ है, अभी वो कम्प्लीटली बेड पे ही है। लेकिन अब है कि वो मुंह से खाता पीता है, मुंह से रोटी वगैरह देने से खा पाता है। अब पहले कुछ नहीं खा पाता था, अभी मतलब बोल सकते हैं 2 महीने 3 महीने से आपका मतलब दवाई चलाने से पहले से ये मुंह से खा पा रहा है। अब ओके। बात को भी थोड़ा सा मतलब बोलने से कैच करता है, पहले नहीं कर रहा था, अब बात को बोलने से थोड़ा सा, दवाई देने के बाद हमको लग रहा है कि बात को बोलने से थोड़ा सा कैच करता है। जैसे उसको नाम लेके बुलाएंगे गोलू देव, तो गर्दन को घुमाता है, टर्न करता है, ओके। पैर को भी थोड़ा मोड़ना सीधा करना वो सब कर रहा है। अब कुछ अच्छा। थेरेपी हमको टर्म में डॉक्टर हमको जसवीत कौर से बात हुआ था दवाई मंगाने से पहले, वो बोले थे कि आपको वीडियो कॉल पे कुछ थेरेपी बताया जाएगा जो डॉक्टर आपको गाइडिंग नहीं करेंगे। नहीं, तो आपको आप ना, डॉक्टर ने क्या बोला मैडम? डॉक्टर से हमको बात नहीं हो पाई, डॉक्टर जसवीत कौर से सिर्फ बात हुई थी, वो दवाई आने से पहले हुई थी। वो हाँ बोले जी थे हाँ जी। दवाई तो डॉक्टर चलाइए। जसप्रीत ने तो नहीं बताया ना आपको कि ऐसी कोई नहीं, थेरेपीज घर पे हो सकती हैं? वो हमको बोले थे कि वीडियो कॉल पे आपको कांटेक्ट करवा देंगे डॉक्टर से, कंसल्टेशन तो आपको वो बता देंगे कराने के लिए, जो आप घर पे करवा सकते हैं उसको। नहीं नहीं मैडम, मैं समझ गई आपकी बात, लेकिन डॉक्टर वीडियो कॉल पे थेरेपी कैसे करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। जी आप बताने। जसवीर जी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। आप चैट में नंबर डालिए, मैं चेक करवाती हूँ। ठीक है? बाकी मैं आपकी डॉक्टर ओके। जसप्रीत से बात करा दूंगी। देखिए जो डॉक्टर कह रहा है वो सही है। ठीक है? जी डॉक्टर से आप कंसल्ट करिए रेगुलर बेसिस पे, डॉक्टर आपको सही कौन गाइडेंस देगा। जो पेशेंट को कॉन्टेक्ट ऑस्टमी हुई हुई है, आरटी डली हुई है, वो कैसे थेरेपी कर सकता है बताओ आप? उनको करवाने के लिए हमको जैसे कि हम इसको कराते हैं ना घर पे खुद से, तो बोले थे आपको कुछ बताएंगे जो आप इसको वहां पे करवा सकते हैं। नहीं मैडम, पहले थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिए, फिर पेशेंट को यहाँ बुला के थेरेपी स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है? अच्छा आप नंबर डाल ठीक दो, है। मैं चेक करवा लेती हूँ। जी नंबर डाल दिए हैं। ठीक है मैम। हाँ जी अश्विन सरकार जी। हेलो मैम। हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ हाँ मैम, मैं पुणे से बोल रहा हूँ। जी। तो मेरा मतलब एसिडिटी, मतलब 10 साल से एसिडिटी है। तो जी। अभी मेरे को मतलब 2 महीना पहले हिम्स के बारे में पता चला, तो आप लोग पुणे में दिखाया और 3 बार मैंने मेडिसिन ले रहा हूँ, लेकिन मेरा हम्म। एसिडिटी अच्छे से ठीक नहीं हो रहा है पूरा। सर प्रॉब्लम ही 10 साल से है आपको, 10 साल की प्रॉब्लम 3 महीने में कैसे ठीक हो जाएगी? कम से कम 7-8 महीने तो दीजिए। तो ये होता है ना, पेट में मतलब जलन होता है और छाती के नीचे पेन होता है और छाती में जी भी जी कभी जी। कभी जलन होता देखो है। बहुत समय हो गया है, आपकी बॉडी डिपेंड हो गई है दवाइयों से। आप दवाइयां भी तो बीच में ली होंगी ना आपने, अगर इतने समय से प्रॉब्लम है तो।
हाँ हाँ, तो मैंने होम्योपैथी और आयुर्वेद ही लिया है, मतलब कभी मैंने एलोपैथिक में लिया ही नहीं है मैंने मान ज्यादा। लिया सर, मान लिया आपने, भले होम्योपैथी या फिर आयुर्वेद लिया हो, लेकिन अभी तो काफी समय हो गया है ना प्रॉब्लम को, ठीक तो आपकी हाँ प्रॉब्लम तब हाँ भी नहीं हुई अभी तक। अब हाँ मुझे ये हाँ। तो पता नहीं है कि कौन सी दवाइयां आपने ली हैं या क्या स्टार्ट किया था, या तो आप पूरी डिटेल भेजिए। आप चैट में एक बार नंबर डाल दीजिए, मैं यहाँ से एक बार कंसल्ट करा देती हूँ डॉक्टर से। अच्छा ठीक है मैम, और एक प्रॉब्लम मैम। जी। मेरा छोटे भाई का हाल ही में उसका मतलब गैस्ट्रिक अल्सर हुआ है, तो उसका तो आज का हाँ हिम्स जी। में गया जाके, मतलब मेडिसिन लेके आया अभी, बस 3-4 दिन ही हुआ। तो हम्म। उसके बारे में तो वो मतलब उधर से बोला गया, तो हम लोग पूछे नहीं, तो प्याज लहसुन वो खा सकता है क्या वो? नहीं, अभी अवॉइड करवाइए, गैस्ट्रिक अल्सर्स में थोड़ी गर्म चीजें अवॉइड करवाइए। अच्छा ठीक अच्छा। है, उसको तड़का लगा के दे सकते हो आप, लेकिन उसको ऐसे नहीं खाना। अच्छा ऐसे नहीं खाना है ना, मतलब हाँ, ऐसे ऐसे नहीं ऐसे खाना। ऐसे मतलब भाजी के साथ जैसे देते हैं ना तड़का, वो उससे खा सकते हैं ना थोड़ा बहुत? हाँ हाँ हाँ, उसे पका के आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, और मैं तो उधर बोले थे खट्टा चीज नहीं खाना है, तो मतलब टमाटो खा सकता है क्या? टमाटर तो सर तड़के में डलता है ना, हाँ हाँ, तड़के में हाँ। तड़के में डल के उसका गुण चेंज हो जाता है। ठीक है, तो टमाटर खा सकते हैं, तड़के में डाल के यूज करना है। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ मैं जी। मेरा नंबर डाल देता हूँ। जी जी जी। ठीक है सर। हाँ नमस्ते जी, मैं मैम। नैना जी, हाँ जी। हाँ नमस्ते मैम। जी अम, नमस्कार। बहुत मतलब इतना वेबिनार अटेंड करने के बाद आज चांस मिला है पूछने के लिए, थैंक यू। हाँ जी, बताइए। मैम एक्चुअली मेरी मम्मी का ना जॉइंट प्रॉब्लम है उसका, तो वो हमारा भुवनेश्वर में जो हिम्स हॉस्पिटल है, मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। जी। तो वहां पे गए थे 1 महीने पहले, मतलब 1 महीना नहीं, अप्रैल 12 तारीख को ऐसे गए थे, तो वो लोग मेडिसिन दिए हैं। बट उसको अभी क्या हम्म। हो रहा है कि मतलब 5-6 दिन से पूरा पॉटी पॉटी हो रहा है, ब्लड ब्लड आ रहा है उसमें। इसे बार बार जा रहा है, उसका पेट थोड़ा पेट में गुड़ गुड़ जैसे मरड़ जैसे लग रहा है। हम्म। तो अभी क्या, मैं बोला थोड़ा मेडिसिन बंद कर दे 2-3 दिन, शायद वो आप मैम आयुर्वेदिक का ऐसे करो, आप चैट में मैम नंबर डालो, मैं एक बार यहाँ पे आपकी मेडिसिन देखती हूँ क्या दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको गाइड कर दूंगी। हो सकता है कोई एक आधी मेडिसिन का हमें रिड्यूस करना हो उसका डोज। अच्छा मैम, चार्ट में मेरा फोन नंबर डालना है ना? हाँ जी हाँ जी, फोन नंबर और आपके पेशेंट का नाम। पेशेंट का नाम, हाँ, उनका प्रेस्क्रिप्शन कुछ मेडिसिन कुछ डालना है क्या? हाँ, वो मेरे पास इंफॉर्मेशन निकल जाएगा मैम आपके नंबर से। हाँ मैम, और एक क्वेश्चन है। जी। मैं एक्चुअली स्टेज 4 कैंसर पेशेंट हूँ, और मेरा कीमोथेरेपी अभी चल रहा है। तो हम्म। मुझे थोड़ा सा मतलब गैस गैस नहीं, उल्टी उल्टी जैसा थोड़ा फील हो रहा है। मैं आयुर्वेदिक का ही वो ले रही हूँ, मुझे आयुर्वेदिक चल रहा है और कीमो भी दोनों चल रहा है। आयुर्वेदिक का हाँ। वो आयुष डिपार्टमेंट में जो दिए है वो ले रही हूँ, जी। बट थोड़ा उल्टी उल्टी लग रहा है, तो सुबह के टाइम में जो मैम, फ्रूट्स खा लेती हूँ कीमो उसकी वजह। कीमो हाँ चल रहा है ना मैम आपका, कीमो के हाँ साइड इफेक्ट्स होते हैं वॉमिटिंग्स, हाँ वही। है ना। तो जब तक आप कीमो बंद नहीं करेंगे तब तक आपको ये सेंसेशन नहीं जाएगी। वो आप जितनी मर्जी दवाई खाओ, आपका जो मेन कॉज है, दवाई आप बंद ही नहीं कर रहे हो, कीमो। अम, आप ऐसे करो, आप एक बार चैट में नंबर डालो, मैं आपकी सारी रिपोर्ट्स देखती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आपका कीमो कितने समय से चल रहा है। अभी हो गया मैम, 2 साल से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। 2 इयर्स से? तो उन्होंने कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बताया कि कीमो के अलावा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उसके नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा हो रहे हैं। नहीं, हाँ सर्जरी हो रहा है, फिर वापस आ गया लिवर में। और पहले रेक्टम में था, अभी लिवर और लंग्स में मेटास्टेटिस हो गया है। और ओके, फिर भी इसलिए आप वो कीमो खाई जा रहे हो और ठीक हो नहीं रहे हो। अभी तो दिए, अभी थोड़ा चेंज करके दिए है, वो टारगेटेड थेरेपी बोल रहे हैं। तो मैम चल रहे हैं, क्या आचार्य जी ना बहुत ज्यादा इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। इवन हमारे पास ऐसे बहुत पेशेंट्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे कैंसर की प्रॉब्लम के लिए हमारे पास आते हैं और ठीक होके भी जाते हैं। इतनी कीमो कराने के बावजूद भी अगर आपकी प्रॉब्लम फिर भी प्रोग्रेस कर रही है, तो उस कीमो का कोई बेनिफिट हो रहा है आपको? नहीं मैम, और क्या कर सकते हैं, और घर में भी तो सब बोल रहे हैं मैम आप ऑप्शन कुछ करने ढूंढोगे के तो लिए। मिलेगा ना। आप अगर भुवनेश्वर गए थे, वहां पे आपने अपने लिए बात क्यों नहीं की?
नहीं, हम वहाँ पे मम्मी ने बात किया था, बट यहाँ पे तो नहीं हो रहा है। मैं वो कोई बात हिम्स नहीं। देखो, एक बार आप हमारे किसी बड़े सेंटर में आने के लिए करो। मैं आपकी एक बार रिपोर्ट्स देख लेती हूँ, उसके अकॉर्डिंगली आपको गाइड कर देती हूँ। ठीक है, आप चैट में अपना नंबर डाल दीजिए, दोनों पेशेंट्स के लिए मैं कंफर्म कर देती हूँ क्या करना है। हाँ मैम, मैं बात किया था हिम्स हॉस्पिटल में, वो बोले कि अगर आप आ सकते हो तो फिर आ सकते हो बोल के बोले तो। बट मैं तो जा नहीं पाऊंगी, मुझे एक्चुअली पॉटी का प्रॉब्लम एक है, जो रेक्टम ऑपरेशन है उसके बाद मेरा स्टूल इनकंटिनेंस हो जाता है, तो मैं कहाँ पे सेटल नहीं हो पा रही, घर में ही रह। तो घर पे एटलीस्ट हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट तो स्टार्ट करें ना मैम, थोड़ा तो फर्क पड़े आपको, हाँ, है ना। ठीक है मैम, मैं हाँ जी, नंबर आप डाल चैट देती में डालिए, मैं एक बार क्रॉस चेक करती हूँ और उसके अकॉर्डिंगली आपको गाइड कर। ठीक है। हाँ जी, वर्षा जी। हाँ मैम, मैं वर्षा बोल रही हूँ। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी वर्षा जी, बताइए। हेलो। मैम। वर्षा म्यूट कर दिया आपने। हाँ हेलो हेलो। हाँ जी वर्षा जी, बताइए। हेलो। हर्ष जी, सॉरी आप मैम। 2 मिनट रुक जाइए। हर्ष जी, बाद में करते, इसके बाद मैं आपका माइक अनम्यूट कर दूंगी। हाँ जी वर्षा जी, बोलो। मैम, मेरी बेटी 12 साल की है हम्म। और उसको टाइप 1 डायबिटीज है ओके। और 3 साल से उसको है। तो उसके लिए इलाज कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर अभी तो इंसुलिन पे आपने ही है। अभी तक क्या किया है, कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढा है उसके लिए या नहीं? नहीं, अल्टरनेटिव तो कुछ नहीं, जैसे किसी ने होम्योपैथिक बोला, किसी ने आयुर्वेदिक बोला, तो ऐसे ही थोड़ा बहुत किए हैं। लेकिन फिर आपने उसका आपने हेल्थ पूरा। सलाह ली? नहीं, किसी से तो वैसे सलाह नहीं ली, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक में ही जो सलाह ली एलोपैथिक में ही ली। फिर मैम, फिर तो कैसे इम्प्रूवमेंट मिलेगी? आप विश्वास ही नहीं होता है किसी भी मैं बहुत सारे पेशेंट से बात करती हूँ, सबसे पहले एलोपैथी में ही जाते हैं। तो आयुर्वेद में आओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि क्या ट्रीटमेंट है इसके लिए? एक्चुअली मैम कि उसका बिना जैसे उसको स्टार्टिंग में 500-600 रह रहा था शुगर। टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स में ऐसे ही होता है मैम। डायबिटिक हाँ कीटोएसिडोसिस में ही वो डायग्नोज होते हैं कि हाँ उनको टाइप 1 डायबिटिक है। हाँ, तो वो चीज हुआ। उसके बाद हम लोगों ने 1 साल लगभग पूरा मिल्क प्रोडक्ट विश्वरूप सर को ही सुन के, डॉक्टर विश्वरूप हम्म। सर को ही सुन के हम लोग ने मिल्क प्रोडक्ट पूरा 1 साल तक छोड़ दिया ठीक और है। इंसुलिन पे ही थे। हम्म। तो एक मतलब हो गया, पिछले साल तक हम लोग छोड़े हुए थे। उसके हाँ बाद फिर जी। इसका हेल्थ जो है वो पूरा डाउन हो गया। जो ग्रोथ होना चाहिए वो वेट हम्म। बढ़ नहीं रहा था, हाइट बढ़ नहीं रहा था। तो फिर अच्छा। एलोपैथिक डॉक्टर से ही दिखाया हमने। तो उन्होंने हम्म। फिर बोला कि आप प्रोटीन दे नहीं रहे हो तो हाइट और वेट कैसे बढ़ेगा। तो फिर उन्होंने अच्छा। बोला कि नहीं, इंसुलिन का आप वो जो सर्कल होता है उसको सही कीजिए और डाइट जो है वो बताया वो वही दीजिए। तो अभी तो उसका हेल्थ ठीक हो गया है, बट इंसुलिन पे डिपेंडेंट है। हाँ जी, देखो, तो इंसुलिन डिपेंडेंट जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनको हम्म। कभी भी हम घर पे ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते। उसका रीजन अच्छा। यही है कि हम इंसुलिन हाँ कैसे टेपर डाउन करेंगे। अगर मैंने घर पे आपको हाँ स्टार्ट करवाया, मान लो डाइट पे डाला, तो हम उसे अब ऑब्जर्व कैसे करेंगे? बीच में बहुत ज्यादा हाइपोग्लाइसीमिया में चली गई वो तो बेटर यही अच्छा। है ना कि आप उन्हें हॉस्पिटल लेके आए कम से कम 7 डेज के लिए। अगर 7 डेज भी नहीं ला सकते, 3 दिन का हम्म हमारा एक प्रोग्राम होता है, 72 आवर रिवर्सल, डिजीज रिवर्सल प्रोग्राम, जो कि हम्म अगले महीने आई थिंक जून में 26, 27, 28 ऐसे करके मैं डेट्स आपको कंफर्म कर दूंगी। उन डेट्स हम्म। को है, उसमें विश्वरूप राय जी भी रहते हैं और आचार्य जी भी रहते हैं। आप वो कैंप ज्वाइन कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ। वो कहाँ पे होगा मैम? मेरठ में मैम। मेरठ? हाँ जी। मेरठ तो, और इधर कहीं पे सामने में? आप कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ, मैं झारखंड हजारीबाग से बोल रही हूँ। नहीं मैम, वहां नहीं है, ये कैंप सिर्फ मेरिट में लगता है और महीने में एक ही बार लगता है, 3 दिन के लिए। अच्छा, हर महीने में एक बार? जी। इसके लिए हमारे पास अब्रॉड से बहुत पेशेंट्स आते हैं जो स्पेशली बुकिंग कराते हैं, 1 महीने पहले इसकी बुकिंग भी बंद हो जाती है। अच्छा। तो मैम इसका ये कैंप डिटेल, सबसे बढ़िया है। कैंप में डिटेल मिल सकता है कि कैसे, क्योंकि हम लोग को कोई हाँ हाँ, आइडिया नहीं है उधर का। आप ऐसे करिए, आप ना चैट में अपना नाम, नंबर और 3 डेज कैंप डालकर भेज दीजिए, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचा देती हूँ। ओके मैम।
ठीक है, और क्योंकि मैम देखो ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा हॉस्पिटल में। अगर इस कैंप में नहीं आ पाए आप, तो कम से कम एडमिट हो जाइए हमारे यहाँ के, कम से कम 7 डेज, ताकि हम ऑब्जर्वेशन में रख के फिर इसका डायबिटीज के लिए जो इंसुलिन चल रहा है वो हम धीरे धीरे टेपर डाउन करवाना सिखाएं आपको, अच्छा है ना? तभी तो मैम फर्क ये पड़ेगा ना। जैसे वीडियोस में तो बहुत देखे हैं कि ये क्योर हो जाता है, और देखो पर मैम, मैं विश्वास ये नहीं नहीं हो पाता बोलूंगी क्योंकि कि ये क्योर हाँ। हो जाता है, ये मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि हमारे पास टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट अगर आते हैं, 50% हम्म, पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट आती है, 50% हम्म, ऐसे भी होते हैं जिनमें इंप्रूवमेंट नहीं आती, या लेकिन उनकी इंसुलिन बंद हो जाती है। प्रॉब्लम तो अच्छा इंसुलिन से ज्यादा है ना। अगर हम ऐसे डाइट से भी कंट्रोल रख पा रहे हो अपना शुगर लेवल, तो भी क्या दिक्कत हम्म, है? हाँ वो तो है, लेकिन मतलब वो जो डिटेलिंग है कि पेनक्रियाज बीटा सेल नहीं बनाते ये सब, ये रिकवर नहीं हो सकता है। होता है मैम, इनिशियल केसेस में हो जाता है। हम्म, कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस भी तो होती हैं जिसके कारण टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स बनते हैं। तो उन कंडीशंस में हम कोशिश करते हैं, उसमें उनमें रिजल्ट आ जाता है। मैंने बताया ना आपको, 50% हम्म, पेशेंट्स में रिजल्ट आ जाता है, 50% में हम्म, नहीं आता, और वो भी उनमें जिनमें अर्ली डिटेक्शन हो जाती है। जैसे हमारे पास विद इन 2-3 ईयर्स या फिर 1 ईयर के अंदर अंदर अगर पेशेंट आ जाए, या जस्ट डायग्नोज हुआ है वो आ जाए, हम्म, हम उनके लेवल्स चेक करवाएंगे ना, तभी तो समझ में आएगा। ओके मैम, हाँ जी। ठीक है मैम, चैट पे हम अपना नंबर और एड्रेस मैसेज कर देते हैं। हाँ जी, आप लोकेशन डाल दीजिए, नंबर डाल दीजिए, और बच्चे का नाम भी साथ में डाल दीजिएगा, अपना भी। ठीक है। ओके मैम, ठीक। हाँ जी। ओके जी। हाँ जी, नमस्ते मैडम। योगेंद्र कुमार जी। हाँ जी, योगेंद्र जी। नमस्ते मैडम। सॉरी। हाँ जी। हाँ, मैडम मैं एक्चुअली बिहार से हूँ, प्रेजेंट में ही बेंगलोर में रहता हूँ। जी। मेरे को गैस्ट्रिक इशू है मैडम, लास्ट 1 ईयर से। अच्छा जी, कोई दवाई चल रही है आपकी? मैं बताता हूँ अपना हिस्ट्री। मेरा एक्चुअली क्या रहता है, नाइट ड्यूटी रहता है और सिटिंग ड्यूटी रहता है। अच्छा जी। और एक दिन क्या हुआ कि पेट में गैस बनने लगा, तो मैं एक्चुअली हॉस्पिटल से मेडिसिन ले रहा था, 1 मंथ लिया, बट कोई जी। इम्प्रूव नहीं हुआ। तो मैं चेकअप कराया आपने, मैं रेलवे में काम करता हूँ, रेलवे हॉस्पिटल में। तो जी। ये जी। एच पाइलोरी इन्फेक्शन करके एंडोस्कोपी में निकला। ओके। फिर उसका ट्रीटमेंट चलाया, बट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। पेट में दर्द, अपच, और वेट लॉस कंटिन्यू रहा है। अप्रोक्स 15 to 20 kg वेट लॉस हो गया। ओके, इसमें सर गैस्ट्रिक मतलब इंटेस्टाइनल और गैस्ट्रिक क्लीनिंग की जरूरत है। इसमें हम और आपको इसमें क्या हुआ मैडम, कॉमन मैं का। बोलता हूँ, जिसके सभी टेस्ट मेरा हो गया उस समय। ये सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी, ब्रेथिंग टेस्ट, बहुत सारा ये हुआ। उसमें मेरा एजीपीटी एजीओटी ज्यादा था। और मेरा हम्म। ये क्या बोलते हैं, ये यूएसजी हुआ, उसमें लगभग 0.5 सेमी करके ये लिवर फैटी आया था। वो तो बोले डॉक्टर कोई इशू नहीं है, बट मेन कॉज था वो एच पाइलोरी इन्फेक्शन का। फिर भी दवा अच्छा जी। चला, मेरा ठीक नहीं हुआ। मैं 2 बार ये एंडोस्कोपी 3 बार करा लिया। उसमें वो बोल रहे थे कि जो हाँ। मेरा ये जो स्टमक का अंदर लाइनिंग है वो सेंसिटिव हो गया है। ओके। मैं फिर मेरा रिसेंटली दिसंबर में मैरिज था, उस टाइम में मैं थोड़ा घर का खाना खा लिया। थोड़ा एक दिन ही खाया होऊंगा, मसालेदार ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी क्या होता है, शादी में थोड़ा नॉर्थ इंडिया में ना थोड़ा खाना ज्यादा ये बनता है। उसमें क्या स्पाइसी हुआ कि बनता मेरा खाना खाया उसके बाद में क्या हुआ ना कि मेरा फिर से पेट दर्द होने लगा, फिर से पहले वाला, मतलब पूरी तरह से मेरा कभी ठीक नहीं हुआ था, लेकिन पहले की अपेक्षा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इधर भी है। ड्यूटी को अच्छा। आया, बेंगलोर में नाइट ड्यूटी किया, उसके बाद में मॉर्निंग में पेट दर्द करने लगता था, कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता था। अभी तो हम्म। मैं लास्ट यहाँ बेंगलोर में एक रमैया हॉस्पिटल है, उसमें दिखाया था। ब्रीथिंग टेस्ट में भी हम्म। अभी इन्फेक्शन आया था। मेडिसिन लिया हूँ, बट पहले से ठीक है। 20 डेज हो गया मेडिसिन क्लोज किए हुए, क्योंकि कितना दिन मेडिसिन लेंगे। और जी बीच में जी मैं जी। 1 महीना आयुर्वेदिक भी लिया था, एम्पैथिक भी लिया था, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। लेकिन जनवरी ओके। में आपके डॉक्टर से कॉल हुआ था, बात हुआ था मेरे को। अच्छा जी। वो इधर बेंगलोर का लोकेशन बताए थे, लेकिन बेंगलोर का जो कॉस्ट है मैडम, वो एक्चुअली अभी हाई है, इसके लिए मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ अभी, कोई क्योंकि बात हेल्थ। नहीं, आप डाइट तो शुरू करिए, डाइट से तो कोई दिक्कत नहीं है। वो डाइट से डाइट भी एक्चुअली बहुत कौन सी सारी बात चीजें हुआ था, वो रिकवर मेरे को होती एक सजेशन दिए थे, क्या बोलते हैं, हैं। जीरा, हाँ जी। अजवाइन, और ये क्या होता है, एक सौंफ का वो पाउडर बना के सर खाने के बाद 1 चम्मच लीजिए। वो मैं लेता जी हूँ जी। रेगुलरली। अभी मैं हाँ, 20 डेज से दवा बंद कर दिया हूँ। मेरे को डाइट बता दीजिए मुझे क्या करना है। एक्चुअली मैं मसाला तो नहीं खाता हूँ, मान लीजिए कि बहुत कम हल्दी यूज करता हूँ, बस उतना ही। देखिए डाइट में आगे अभी वेबिनार में बताने वाली हूँ कि क्या क्या डाइट में लेना चाहिए, आप इसमें कंटिन्यू रहिए।
या फिर आप चैट में अपना नंबर डाल दीजिए, यहाँ से मैं आपको एक स्पेसिफिक डाइट चार्ट भिजवा देती हूँ, ये कर सकती हूँ। अभी भी क्या है मैडम, मेरा वीक में 2 डेज नाइट ड्यूटी रहता है और उसमें सीटिंग ड्यूटी है, तो नाइट कंटिन्यू जगना पड़ता है ना, तो वो थोड़ा मेरा नींद भी डिस्टर्ब रहता है, जैसे कि आज नाइट जाना है तो डे तो में जी ये जैसे तो करीब काम है नींद ना नहीं है। आपका, आप काम तो नहीं छोड़ सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल वही मैडम, बट ये क्या बट बोलते हैं, सर जीने का थोड़ा जितने भी तरीका लोग बदलना जितने भी पड़ेगा ना। लोग देखो सर, उसमें फिर डाइट पे ही काम करना पड़ेगा, डाइट से ही इसको इम्प्रूव कर सकते हो। और क्या बिल्कुल ऑप्शन है बिल्कुल। आपके पास? दवाइयां कब तक नहीं खाओगे? नहीं नहीं, करेक्ट मैडम, वही बोल रहा हूँ ना, जीने का थोड़ा सा तरीका तो बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरा ड्यूटी ऐसा है, उससे हमारा परिवार चलता है, पॉसिबल तो है जी नहीं। जी जी। हाँ जी हाँ इससे जी हाँ जी, डॉक्टर कोई सर बात बात नहीं है। किए थे, वो बोले थे कि हाँ बेंगलोर जी। में भी थोड़ा कष्ट, कम से कम 30 से 40 हजार रुपये पड़ जाएगा, तो मैं बोला सर अभी तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, अभी थोड़ा मेरा क्रिटिकल कंडीशन चल रहा है अभी। इसके लिए ओके। बोले ठीक है आप ये एक तरीका ठीक है ना मैडम, जीरा अजवाइन और ये मंगरेला हाँ थोड़े जी हाँ, पाउडर बना करके। ये आप यूज कर सकते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और वही एक है बताए कि थे मेरे को मॉर्निंग में, ये क्या अलग। बोलते हैं, ये व्हाइट पेठा होता है ना, उसका जूस पीने के लिए 1 गिलास। हाँ हाँ, वो आप रेगुलर रखिए, वो ठीक है दोनों चीजें। मैं 2 मंथ कर लिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं ना कंटिन्यू करने से। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। करिए, हाँ। थोड़े दिन करके कम कर दीजिए, फिर कम, फिर करना शुरू करिए, फिर कम कर दीजिए, ऐसे करना है। ठीक है। ओके थैंक यू मैडम। ओके जी। हाँ जी मनोज जी। अंजलि घोष जी। हाँ जी मुकेश चौधरी जी, बताइए। मैम मेरे पिछले 10-11 सालों से गैस और कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। भूख हम्म। और प्यास भी नहीं लगती और वजन भी कम हो गया है। और हाँ मैम एक जी। एक दिक्कत और है कि मुझे जैसे मौसम बनता है तो सुबह 11-12 बजे के आसपास बनता है, सुबह जल्दी नहीं बनता, तो ना तो मैं जॉब पे प्रॉपर जा पाता हूँ ना मैं स्टडी कर पाता हूँ मैम। अच्छा, फिर अभी इसका ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, कुछ ले रहे हैं आप? मैम मैंने अभी 5-6 साल पहले एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी करवाई थी। तो हम्म एंडोस्कोपी में थोड़ा लीवर में सूजन आया था, बाकी कोलोनोस्कोपी ठीक आई थी, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हम्म तो मैं तो टाइम टाइम पे एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ, मेरी डाइट में भी चेंज करता हूँ, और कभी कभार मेडिटेशन लेता हूँ 1-2 दिन की, बाकी लंबे टाइम तक मेडिटेशन में लेता नहीं हूँ। हाँ जी। तो मैम मैं ये जानना चाहता था कि प्रॉपर डाइट के साथ मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए या फिर मुझे पंचकर्म करवाना चाहिए। देखिए पंचकर्म कराइए, क्रॉनिक प्रॉब्लम हो गई है आपकी। रीजन ये कि जब 10 साल आपने टाइम बताया, 10 साल बहुत लंबा टाइम है, तो जी मेरे मैम। हिसाब से तो पंचकर्मा कराइए, कम से कम 6 महीने में या साल में एक बार तो जरूर कराएं। तो मैम पंचकर्म से ये प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो जाएगी क्या? देखो सर, रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। अब मैं ये तो नहीं कहूंगी 10 साल की प्रॉब्लम एक एक बार के पंचकर्मा में पूरी ठीक हो जाएगी, ये तो कहना जी मुश्किल है। मैम। क्योंकि आपको एक बार तो करा के देखना ही पड़ेगा कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स कितने हैं, टॉक्सिन्स निकलेंगे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। जी मैम। ठीक है। मैम मेरे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस है, उससे हो जाएगा क्या कैशलेस में? सर आप ना एक बार चैट में डाल दीजिए अपना नंबर, सो दैट मैं यहाँ पे कंफर्म कर लूँ आपके, एक बार डॉक्टर से बात करा दूंगी और उसके अकॉर्डिंगली आपका प्रिस्क्रिप्शन रेडी कर देंगे, फिर देख लेंगे। आप हैं ठीक है कहाँ से आप मुकेश जी? मैम, जयपुर से बोल रहा हूँ मैं। जयपुर, हाँ जयपुर में वैसे चल जाता है इंश्योरेंस, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कौन सा इंश्योरेंस है, उसमें क्या क्या कवर है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है मैम, मैं मेरे तो नंबर डाल देखना देता हूँ पड़ेगा। चैट बॉक्स में। जी 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 ठीक। जी। ठीक है मैम, ठीक है थैंक यू सर। मैम। ओके जी ओके। हाँ जी अभिप्रा जी। जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। जी। मैम मैं जोधपुर से बात कर रही हूँ। मैम मैं डेंटल स्टूडेंट हूँ, मतलब रह चुकी हूँ। हम्म मैम फाइनल ईयर में मैं एग्जाम से पहले जस्ट मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी कि मैं अचानक से खाना खा रही थी और मेरे को मतलब फोर्थ चपाती या थर्ड चपाती में ऐसा लगने लगा कि मैं इससे ज़्यादा ले नहीं पाऊंगी, और मुझे वो अगर मैं ज़बरदस्ती डालती हूँ तो वो बाहर आ रहा था। हम्म तो पहले कभी ऐसा था नहीं, फिर मुझे ग्रेजुअली वॉमिट शुरू हो गई दो हम्म चपाती के बाद। फिर मैंने होम्योपैथिक ट्राई करी मैम, थोड़ा रिलीफ हो गया, कुछ 6 महीने के लिए वापस खाना स्टार्ट हो गया। बट फिर से स्टार्ट हम्म हुआ तो मैंने आयुर्वेदिक में अविपत्तिकर, हिंगाष्टक वगैरह जो वहाँ जोधपुर में जो कुछ लोकल वैद्य हैं वो दिखते हैं, उनको दिखाया। उससे जी। फिर
2-3 मंथ्स रिलीफ हुआ, बट फिर दवाई ने असर करना बंद कर दिया। एलोपैथी में मैम सिर्फ पेंटोप्राजोल देते हैं तो वो वर्क नहीं करती, उससे और वॉमिट आती है। एंडोस्कोपी करवाई, उसमें कुछ था नहीं, दूसरी बार और करवाई तो डॉक्टर ने बोला कुछ आया तो नहीं है, बट हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो मे बी आपका लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो आप बलून वाला करवा दीजिए सर्जरी का। तो मैम उसके लिए मुझे बहुत वो था कि मैं नहीं जाना चाह रही थी, फिर मैंने पीईटी करवाया, उस वो भी नॉर्मल था। मैंने सोनोग्राफी वगैरह भी कराया, वो भी नॉर्मल था। बट मैम जब मैंने बेरियम कराया तो बेरियम में थिक लिक्विड नहीं जा रहा था, मतलब जब उसको थोड़ा पतला करके दिया, एक बार चला जाता है फिर वो वापस वॉमिट होती है उसकी। तो अब मुझे ये हो रहा है मैम कि मैं अभी जैसे एक चपाती है तो एकदम दाल में ऐसे डर की वजह से मैश करके खा रही हूँ या बहुत छोटे पीस लेती हूँ, और अवॉइड करती हूँ कि मैं बस एक ही रूटीन रखती हूँ कि ये 2-3 चीजें खानी है, मतलब जो डाइजेस्ट हो रही है। क्योंकि मैम मुझको वॉमिट हो जाती है, मतलब वो जाने के बाद 10 मिनट बाद वापस आता है खाना। और मैम जैसे नींद में सोते वक्त मुझे मोस्टली ऐसा होता है कि अगर मैंने कुछ ऐसा कुछ गलत खा लिया जो उस दिन नहीं खाना था, 1-2 बाइट भी, तो मुझे वो बहुत बुरी तरीके से नाक से निकलना स्टार्ट हो जाता है। ओके, मतलब रिफ्लक्स इतना ज्यादा है। जी मैम, मैं बहुत अवॉइड करती हूँ, मैं कुछ भी ऐसा नहीं खाती हूँ, बट इससे मैं अपना लाइफ को कुछ जी नहीं पा रही, अपनी पढ़ाई वगैरह का कुछ मतलब वैल्यू भी नहीं हो रहा मुझे कुछ। अम, ठीक है, मैं देखो मैं मैम घर पे ही इसमें रहती हूँ मैम, लिक्विड लेती रहती हूँ, जूस वगैरह पीती हूँ, कुछ वर्क नहीं करता। आप कहाँ से हो अभिप्रा? मैम मैं जोधपुर से हूँ। देखो जोधपुर में ना हमारा सेंटर भी है। आई प्रेफर के एक बार आप वहाँ पे मतलब जाएं, एक बार हॉस्पिटल में दिखा के आएं। बॉडी जी मैम। में दोष कौन से ज्यादा हैं उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं ये तो नहीं कह सकती कि हाँ ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा, लेकिन आई एम होपिंग कि हाँ इसमें कुछ रिलीफ आ जाए आपको, ठीक है? पूरी तरह ओके ठीक होने में हो सकता है इसमें समय भी ज्यादा लगे। मैं मानती हूँ मैम, क्योंकि ऑलरेडी 3 इयर्स हो चुके हैं। बट मैम मेरे को एक क्वेश्चन था, ये एसिडिक कंटेंट है या फिर ये कुछ देखिए लाइक? है तो ये रिगर्जिटेशन ही, कहीं ना कहीं जो कंटेंट है आपके स्टमक के वो वापस आ रहे हैं, ठीक है? अब वो रीजन लैक्सिसिटी हो सकती है स्फिंक्टर की, या फिर कुछ और भी हो सकता है, वो तो देखना पड़ेगा। मैम मैंने एक्चुअली टेस्ट सब 1 ईयर बैक करवाए थे, तो मुझे वापस रिपीट करवाने की जरूरत है या वही रिपोर्ट्स वर्क कर नहीं, जाएगी अगर मैं आप एक बार आप मुझे वो रिपोर्ट्स भेज दें, अगर मुझे लगता है कोई रिपोर्ट कराने की जरूरत है तो मैं देख लूंगी, ओके मैम। ठीक है? आप चैट मैम में एक बार नंबर डाल दें, मैं यहाँ से आपको एक बार कंसल्ट कराती हूँ पहले। मैम डॉक्टर्स जो कह रहे हैं उसका सर्जरी वगैरह का तो कुछ वो नहीं है ना? देखो मैम यही कोशिश करेंगे कि सर्जरी की रिक्वायरमेंट ना पड़े। ठीक है मैम, ओके। हाँ, थैंक यू ठीक सो है। मच। हाँ जी, ओके जी। हाँ जी, मनोज कुमार जी, गुमान वर्मा जी, अंजलि घोष जी। हाँ जी, हेलो गुमान जी। जी हेलो मैम। जी। नमस्कार हाँ जी जी जी। मैम, मेरे को 6-7 महीने से पेट में और चेस्ट में दर्द हो रही है। अच्छा जी। और फिर मैंने हॉस्पिटल भी गया था तो वहाँ पे एक टेस्ट H पाइलोरी निकला है। अच्छा जी। हाँ जी, अभी और दवाइयाँ तो ट्रीटमेंट ले रहा हूँ चल लेकिन रहा है रिकवर नहीं हो रही। इसका? हाँ जी, हाँ जी, दवाइयाँ ले रहा हूँ। चल रहा है, ओके, ठीक है। वैसे तो देखो हाँ सर, एच पाइलोरी भी हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से बेटर कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। जी। आप मैम, अब एक ही दिक्कत और हो रही है ना, इससे सिर में भी दर्द हो रही है, ये इसी की वजह से है कि? हाँ जी सर, दवाइयाँ भी तो खा रहे होंगे ना आप, इसमें एंटीबायोटिक्स चलती हैं। हाँ जी मैम। हाँ जी, वो एंटीबायोटिक्स के भी नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, तो उसकी वजह से हाँ होता जी, है। ठीक, बाकी आपको हाँ इसमें जी, एसिड तो बनता ही है, तो उसकी वजह से भी हेडेक रहता हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। इसमें आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन या फिर खाने के कुछ तरीके हेल्प कर सकते हैं। मैं आगे अभी अपने वेबिनार में अपनी प्रेजेंटेशन में आपको बता दूंगी घर पे भी क्या क्या कर सकते हैं। एटलीस्ट आप वो सब शुरू करें, हाँ जी मैम, थोड़ी चीजें, ठीक है? वो कर हाँ सकते हैं, और साथ जी मैम। साथ में आप चाहें तो एक बार विजिट करें हमारे किसी भी नियरेस्ट सेंटर में। मैं हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई नियर है?
नहीं, एचपी में कहाँ से? HP में मंडी से मैम। मंडी, मंडी में तो नहीं है सर। सबसे नियरेस्ट वाला भी आपको आई थिंक चंडीगढ़ ही पड़ेगा। हाँ जी हाँ मैम, तो जी, फिर चलिए कोई नहीं, कैसे? आप चैट में नंबर डाल दीजिए, कुछ रिपोर्ट्स होंगी आपकी, वो देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली गाइड कर देंगे आपको। ठीक है मैम, थैंक यू हाँ मैम। जी, ठीक है जी। हाँ जी, पवन शर्मा जी। हेलो। हाँ जी पवन जी। जी मैम, हाँ जी मुझे बताइए। मुझे क्या है, एक तो एलर्जी की प्रॉब्लम है। बहुत जल्दी जुकाम बन जाता है। ठीक और है। अगर कोई जैसे कि सर्दी की चीज़ें खाना, दही खा लें, दही में दिक्कत है, अगर 4-5 दिन लगातार दही खा लिया तो फिर हम्म। जुकाम बन जाएगा। और अच्छा जी। अगर हम जूस भी पी लेते हैं, जैसे उसका हमने मौसमी का जूस पी लिया 4-5 दिन, तो जुकाम बन जाएगा, गले तक आ जाता है। अच्छा जी, हाँ। तो फिर आप और थोड़ी ठंडी चीजें अवॉइड करिए ना। नहीं नहीं, ठंडी चीज़ें अवॉइड करें, बट हमारा जो अंदर का जो बॉडी है वो हम्म। एसिडिक है। मतलब सुबह में अगर खाली पेट रहेंगे तो हमारे पेट में ऐसी जलन होगी बहुत तेज। मतलब हाँ जी, जैसे तो एसिड आप बन रहा ऐसी है। चीजें खाइए ना जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर पाए। नहीं फ्रूट्स नहीं, खाइए हम आप। अच्छा, हाँ एल्कलाइन जी, वाटर पी रहे हैं हम। अल्कलाइन वाटर आप रेगुलर रखिए, लेकिन देखिए हाँ। जब एसिडिक नेचर बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो उसके बाद हम्म। थोड़ा समय लगता है इसमें रिकवर होने में। ठीक है, अच्छा। तो वो आपकी बॉडी टाइम ले रही है, बस और कुछ नहीं है। आप डाइट पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आप चाहें तो एक बार हाँ। डाइट के लिए एक बार हमारे चैट में नंबर डाल सकते हैं, डाइट या फिर कुछ मेडिसिन भी स्टार्ट कर सकते हैं आपको, वो हम अच्छा। शुरू करा देंगे। दूसरा मैम, हम क्या कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले, दो कल परसों की बात है, पेट में जो नीचे के पोर्शन होता है जी। वहां पे दर्द स्टार्ट हुआ था। और अच्छा वो जी। दर्द जा करके जो नीचे की गोली होती है वहां तक दर्द गया। हम्म। तो इसका क्या, मतलब किस वजह से हो रहा है ये? रेडिएटिंग पेन है सर, किसी कारण से हुई होगी। कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता आपको? नहीं, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, पेट साफ होता है प्रॉपर। ओके, फिर सर एक बार देखना पड़ेगा, है ना, हो सकता है अच्छा कुछ अच्छा। मूवमेंट्स की वजह से भी दिक्कत होती हो, आपकी मूवमेंट्स कोई जी। डिस्टर्ब हो रही हो। तो गैस्ट्रिक। दूसरा मैंने एक दो वैद्यों को बताया था, आपके क्लिनिक में भी एक बार मैं गया था। तो जी। वहां पे मेरे को पित्त की प्रॉब्लम बताई थी कि पित्त आपका बढ़ा हुआ है। जी। ठीक है, पित्त बढ़ा हुआ है, साथ में अब पित्त बढ़ा है तो गरम गरम चीजें नहीं खा सकते। ठीक है, हाँ जी। क्योंकि पित्त ऑलरेडी गर्म है हमारा। और हाँ अगर जी। ठंडी चीजें खाएं तो फिर हम जुकाम वगैरह लग जाता है, एलर्जी है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो ये एलर्जी का क्या है, क्या करना चाहिए? एलर्जी के लिए तो एलर्जिक रिएक्शन तो बॉडी के इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है ना, आपका पाचन ठीक होगा, इम्यून सिस्टम तो तभी ठीक होगा। अच्छा। तो पहले तो पाचन को ठीक करेंगे, इम्यून सिस्टम धीरे धीरे ठीक होगा, इसमें दवाइयों का यूज करना ही पड़ेगा हमें। अच्छा। नहीं तो तो हम कंट्रोल कैसे करेंगे आपके सिम्टम्स या प्रॉब्लम्स को। तो फिर वही बात है ना, जब कई कई बार होता है कि पेट गर्म होता है, बहुत ज्यादा जलन होती है पेट में, तो हम्म। ठंडी चीजें खानी पड़ती हैं, तो ठंडी चीजें खाओगे तो फिर वो जुकाम लग जाता है। हाँ जी सर, वो ये है सर, तो ठंडी चीजें भी कौन सी खानी है वो भी डिपेंड करता है। कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं अगर हम मिला के खाएं तो उसमें तासीर ठंडी होती है, लेकिन वो बॉडी को ठंडा मतलब वो चीज नहीं करता, मतलब अच्छा कोल्ड कफ अच्छा। की प्रॉब्लम नहीं होती, तो हम ऐसी चीजें आपको रिकमेंड कर देंगे। ठीक है, जैसे गोंद नहीं कतीरा यूज कर सकते हैं पानी में, उससे कोई दिक्कत नहीं आती। नहीं, गोंद कतीरा अगर हमने यूज कर लिया, मैंने यूज किया है वो भी, तो मुझे क्या है, 2 दिन अगर लगातार खा लिया तो तीसरे दिन तो पूरा गला भर जाता है। हाँ, तो 2 दिन खा के छोड़ दीजिए ना, उसके बाद कुछ दिन बाद स्टार्ट करें। अच्छा तो आपकी बॉडी इंडिकेट तो कर रही है कि हाँ इससे ज्यादा नहीं लेना। अच्छा। अच्छा, तो गोंद हाँ, कतीरा कितनी मात्रा एक में दिन, खाना एक चाहिए दिन ले सुबह लो, खाली पेट? एक दिन अवॉइड कर दो। 1 चम्मच ये- डालकर आप पानी में डालकर ले जाओ अपने साथ। हाँ एक हाँ। बॉटल पानी में डाल लो, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, जितना भी आपको ठीक लगता है उसमें। हाँ चिया हाँ सीड्स हाँ, डाल लो थोड़े से, ठीक है। आपको हेल्प करेंगे वो। ठीक है, तो ये एक मतलब जो गोंद कतीरा होता है वो रात को हम्म। भिगोना पड़ता है, सुबह में जो 1 चम्मच ही लेना है सुबह में? हाँ, 1 चम्मच, 2 चम्मच सर, आप कितने पानी में मिला रहे हो उस पर डिपेंड करता है ना, वो तो आप हर एक पेशेंट का अपना टेस्ट होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे 1 लीटर पानी में अगर हम मिलाए हैं तो कितना मिलाया जाए, सर जी, मतलब एक एक लीटर कटोरी पानी दूध? में कम से कम 3-4 चम्मच तो डालोगे। अच्छा अच्छा, तो वो तो हाँ पूरा जी। पूरा फुल हो जाएगा ना फिर तो 3-4 चम्मच के तो? नहीं,
अच्छा, नहीं हो बना पाएगा। हुआ तीन, अगर वो फूला हुआ है वो 3 चम्मच डालने की बात कर रही हूँ मैं। ठीक 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 ठीक। हाँ अच्छा जी, अच्छा, और चिया सीड भी साथ में? चिया सीड्स डाल सकते हैं साथ में। तो ये खाली पेट लें? हाँ, ये खाली खाली पेट पेट ले लें या सकते फिर हैं। कैसे लें? सर खाली पेट? इसको आप पानी बना के रख लें और दिन में 2-3 बार ले सकते हैं, जब भी आपको प्यास लगे पानी ले लीजिए, पानी की जगह, है ना, पानी की जगह मतलब ये ओके। सोल्यूशन बना के ले लीजिए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ जी, ठीक है सर। हाँ जी, नितेश मिश्रा जी। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। मैम एक्चुअली अभी हमारा 3-4 महीने पहले मेरे गले में दिक्कत हुई थी एक्चुअली। तो गले में मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई चीज अगर निगल रहे हैं तो वो अटक के जा रही हो, हम्म और राइट साइड में गले में ही ऐसा लगता था कि जैसे कुछ अंदर घाव हो या चोट हो जिससे खाना रगड़ के जा रहा हो बहुत ज्यादा। जी और गले में ऐसे नीचे टाइप में ऐसा लगता था कि जैसे ये कोई लॉकिंग सी कर रखी हो किसी वायर आयर से, कोई चीज निगलने में ऐसी दिक्कत हो रही थी। जी। तो फर्स्टली तो मैंने ईएनटी को दिखाया, तो उन्होंने 15 दिन इलाज चलाया, सही हो गया गला मेरा बिल्कुल। उसके हम्म बाद 10-5 दिन बाद फिर वही दिक्कत हो गई। हम्म फिर दोबारा दिखाया उनको, फिर उन्होंने 1 हफ्ते की दवाई चलाई, फिर सही हो गया, अब फिर से वही दिक्कत चल रही है। हम्म एक बार आप दिखा कर आओ सर, दिक्कत क्या है गले में, पता तो चल जाए। हाँ, गले में एक्चुअली फिर उन्होंने एंडोस्कोपी करी थी ईएनटी वालों ने। हम्म तो उन्होंने ये बताया था कि आपके गले में एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। ओके। तो हाँ, तो एसिड रिफ्लक्स की वजह से फिर मैंने गैस्ट्रो लीवर के डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने 10 दिन की दवाई चलाई तो कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हम्म एंडोस्कोपी करी उन्होंने। तो हम्म एंडोस्कोपी में वो ये बता रहे हैं कि आपका जो फूड पाइपलाइन है हम्म वो लूज हो गया और उसमें इन्फेक्शन है। ओके, एक बार आप और एंडोस्कोपी 14 दिन भेज का देंगे मुझे चैट में। जस्ट अभी मैम कि चैट में डाल दूं? हाँ जी, आप चैट में अपना नंबर डाल दें, यहाँ से मैं कांटेक्ट करवा के आपकी रिपोर्ट्स मंगवा लूंगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको गाइडेंस हाँ, दे दूंगी। तो मैम बाकी जो दवाई ववाई कंसल्ट करना है तो मैं पूरा डाल देता हूँ उसमें, जो भी वो दवाई हाँ चला रहे जी हैं या हाँ जो जी भी पहले रिपोर्ट। हाँ जी। नहीं तो आप ठीक, इस नंबर पे भेज ओके। दें एक बार ना, इस नंबर पे डाल सकते हैं अपनी अच्छा मैं, रिपोर्ट्स वगैरह। ठीक, एक्चुअली मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ मैं, तो मेरठ बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, अगर आप सेंटर विजिट पे ऐसा कुछ रहे देखो तो मुझे एक बता बार मैं दीजिए, मैं वो भी रिपोर्ट कर देख लूंगा। लेती हूँ सर, रिपोर्ट देख लेती हूँ, है ना, ठीक अगर है मुझे मैम। लगता है कि आपको भेजने की जी, जरूरत है तो भेज देंगे, नहीं तो अगर घर पे ठीक होता होगा तो घर पे ठीक कर लेंगे। ठीक है। ठीक। तो मैम अभी ये सवाल ये था कि अभी एलोपैथी के चलाते रहें, क्योंकि उन्होंने 14 डेज का कोर्स दिया है मुझे आप इसके एक लिए। बार पहले मैं कंसल्ट तो कर लूँ ना सर, गाइड तो मैं तभी कर पाऊंगी, ठीक ठीक। है ना। ओके हाँ ओके जी। मैम। ठीक, ओके, ओके थैंक जी। यू। हाँ जी, अब हम पीपीटी पे वापस आ जाओ एक बार। अभी हम बात करेंगे कुछ और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के बारे में, जैसे कि आईबीएस। आईबीएस का मतलब है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, राइट। इसमें होता क्या है, इससे आगे नेक्स्ट स्लाइड, इसमें बेसिकली आपके बाउल मूवमेंट्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और इसमें पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, दर्द, डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और ये पेशेंट के लिए एक प्रॉब्लम, ये बीमारी जो है थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये सालों साल ठीक नहीं होती, क्योंकि बाउल मूवमेंट्स डिस्टर्ब होती हैं। ठीक है, सो इसमें हेल्दी लाइफस्टाइल आपका इफेक्ट होता है, बॉडी में जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो भी नहीं मिल पाता, जिससे कि पेशेंट को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, सो इस प्रॉब्लम में होता क्या क्या है, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं वो जानते हैं। बेसिकली आपके इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट्स हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कंट्रैक्शंस प्रॉपर नहीं होती है, कोई हिस्सा डायलेटेड हो जाता है या कोई हिस्सा कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल मूवमेंट जो है नहीं हो पाती। अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो ये 3 टाइप का है। आईबीएस सी टाइप यानी कि कॉन्स्टिपेशन जिसमें रहता है, आईबीएस एम टाइप जिसमें कि मिक्स्ड, कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया, दोनों तरह के सिम्टम्स रहते हैं, एंड आईबीएस डी जिसमें कि डायरिया रहता है ज्यादातर और वाटरी स्टूल्स रहते हैं। तो ये तीनों तरह के पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। कुछ पेशेंट्स, इसके जो कॉजेज की अगर मैं बात करूं तो गट ब्रेन कनेक्शन, मतलब गट और ब्रेन अपने काम कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं कर पाता, जिसकी वजह से भी मूवमेंट्स में फर्क पड़ता है। कोई इन्फेक्शन हुआ हो,
उसके बाद गट माइक्रोबायोम अगर डिस्टर्ब है तो उनके मूवमेंट्स में फर्क आता है। कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कार्बोहाइड्रेट जैसे ही वो खाते हैं उनकी मूवमेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है। आईबीएस कहीं ना कहीं आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आईबीएस के पेशेंट्स में एंजाइटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, एंजाइटी या स्ट्रेस। ठीक है जी। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, कभी मिक्स्ड बाउल हैबिट्स, कभी म्यूकस आना ब्लड मोशंस के साथ। कुछ पेशेंट्स में ब्लीडिंग का भी शिकायत होता है, जिसको कि हम आईबीएस जिनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, आईबीडी की बात करें अगर तो। फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट बाउल मूवमेंट्स, आपका पेट भरा भरा रहता है, एक बार में मोशन क्लियर नहीं हुआ ऐसा लग रहा है, या लूज मोशन हो रहे हैं, या बहुत जल्दी जल्दी हर खाने के बाद आप मोशन के लिए जा रहे हैं, आप पेट में दर्द हो रहा है, या फिर ब्लॉटिंग हो रही है, इस तरह के सिम्टम्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे इसमें हम ट्रीटमेंट्स क्या करते हैं, रहने दो। ट्रीटमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आईबीडी के ट्रीटमेंट्स में हम देते हैं नस्य, बेसिकली इसमें इससे नेक्स्ट नस्यम थेरेपी, ये पंचकर्मा की कुछ थेरेपीज हैं। बस्ती, जिससे कि आंतों की मूवमेंट्स और आंतें ठीक रहनी शुरू होती हैं। शिरोधारा, जो आपके स्ट्रेस एंजाइटी इनको ठीक रखता है। ठीक है, सो ये था आईबीएस के बारे में। अब हम जानते हैं कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज, ये भी कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम से ही जुड़ा हुआ है। जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, ज्यादातर उनमें ये प्रॉब्लम पाई जाती है, जिससे कि लिवर जो है डैमेज होना शुरू हो जाता है। लिवर में हम एक स्कैन कराते हैं, फाइब्रो स्कैन, जो कि हमें ये बताता है कि लिवर पे फैटी इन्फिल्ट्रेशन कितनी हुई हुई है, और साथ में जो उनके टिश्यूज हैं उनमें कितना प्रॉब्लम आना शुरू हुआ है। फैटी लिवर, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस, ये सब अल्कोहलिक लिवर डिजीज से ही रिलेटेड है। ज्यादातर पेशेंट्स में स्टार्टिंग जो सिम्टम्स होते हैं वो फैटी लिवर के ये होते हैं, लेकिन फैटी लिवर धीरे धीरे बढ़ के लिवर डैमेज की तरफ चला जाता है और एडवांस लिवर डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं, इससे नेक्स्ट causes ओवर अल्कोहल कंजम्पशन। डाइट में आप फास्ट फूड और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें अगर ज़्यादा खा रहे हैं, फैट वाली चीज़ें अगर ज़्यादा खा रहे हैं, अगर पेशेंट को डायबिटीज़ बहुत समय से है, कुछ जेनेटिक इनहेरिटेंस भी होती है कुछ पेशेंट्स में, ओबेसिटी इसका एक रीज़न हो सकता है। ठीक है जी। देन सीएलडी का मतलब है क्रॉनिक लिवर डिजीज। इसमें बेसिकली लिवर में सूजन और लिवर के जो सेल्स हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है। फाइब्रोसिस के बाद सिरोसिस होना शुरू हो जाता है। सिरोसिस इज एन इरिवर्सिबल चेंज इन लिवर। हम बहुत सारे पेशेंट्स इस तरह के साइंस देखने को मिलते हैं पेशेंट में, जैसे आप देख पा रहे होंगे नेल्स का स्ट्रक्चर चेंज, आईज में पीलिया, जॉन्डिस रहना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम बेसिकली इंटीग्रेटेड अप्रोच से कैसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं गैस्ट्रिक इश्यूज में, जैसे कि हम उदर लेपम कुछ पेशेंट्स में, लिवर के पेशेंट्स में हम करवाते हैं। ठीक है, देन नित्य विरेचन थेरेपी हम अपने हॉस्पिटल्स में करवाते हैं। इससे नेक्स्ट लीच थेरेपी कुछ पेशेंट्स में करवाई जाती है, जिससे कि सर्कुलेशन बढ़ पाए। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे नुस्खों की जो घर पे रह के आप कर सकते हो। ये कुछ रेमेडीज हैं, आप ये देखिए। आपको विद इन 7 डेज पेट में गैस बंदी बंद हो जाएगी और पेट साफ होने का एक नियम बन जाएगा। गरम गरम पानी पीजिए, या सौंफ, तुलसी, लौंग, इलायची, इन चारों को उबाल के गुड़ या शक्कर डाल सकते हैं, चीनी नहीं डालनी होती। का पानी एक एक घूंट करके या हर्बल टी वो पीजिए, उकड़ू बैठ के 5 मिनट में खत्म कीजिए। आप सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद कर दीजिए। पूरे भारत में हमारे 40 से अधिक हॉस्पिटल, 20 से अधिक डे केयर और 60 से अधिक क्लिनिक्स हैं। ये आचार्य जी ने कुछ टिप्स बताए हैं, 4 चीजें बताई हैं आपको। ये भी एक रेमेडी है, यानी कि हम अपना पोस्चर सही करके गैस एसिड की समस्या से कैसे ठीक हो सकते हैं। चला दो ये भी। मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा, तो गैस, तेजाब, कब्ज, जो हम इस तरह बैठकर टॉयलेट सीट पर अपना पेट साफ करते हैं, ये जो एसिडिटी की जो हमारे खाने की वजह से दिक्कत है, ये एसिडिटी, गैस और इस तरह बैठना, तो इस तरह जब बैठते हैं तो मैं बोलूंगा एक तो बैठना हमें इस तरह चाहिए कि इस तरह अपनी इंग्लिश टॉयलेट सीट पर इस तरह पाँव रखोगे तो पेट साफ होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉडी को एक एंगल मिल जाता है। इस तरह हम बैठना बिल्कुल छोड़ चुके हैं।
डॉक्टर और जो अंकिता को आप बुला दें। बचपन से जिसको आप खाना बोलते हो, रोटी सब्जी दाल दूध दही, आप यही तो खा रहे हो। कई लोग हमें बताते भी है कि हमें तो ये बोला जाता है कि ये खाना घर का खाओ तो बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं कि इन्होंने कभी बाहर का खाना नहीं खाया, किसी ने बाहर की गंदगी नहीं खाई, फिर भी उसको किडनी फेल हो गई। वजह कि हमारे जो आज की डेट में हम जो अननेचुरल दवाइयां खा रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर की अंदरूनी शक्ति कमजोर हो रही है और हमारी बॉडी के अंदर के पेट साफ ना होने की वजह से हम बीमार हो रहे हैं। तो इसमें आचार्य जी ने बेसिकली एक पोस्चर की बात की कि इंडियन टॉयलेट सीट पे भी आप कैसे बैठ सकते हैं, जिससे कि इंडियन टॉयलेट सीट पे रेगुलर बैठने से, नीचे बैठ के सुबह गर्म पानी पीने से या ग्रीन टी पीने से, और लिवर कैसे कैसे ये बेसिकली एक पीपीटी है जिसमें लिवर की समस्याओं में हम कैसे कैसे मतलब किन किन कारणों से होती है, या उन दवाइयों के जो लिवर की मेडिसिन चलती हैं उनके क्या नुकसान है, ये सब शो किए गए हैं यहाँ पे। इन स्कैनर्स को आप सेव कर सकते हैं, इनसे आप मतलब ये जान सकते हैं कि कैसे इसको हम रिकवर कर सकते हैं। ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे स्टैटिन्स के साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं। लिवर की जो समस्याएं हैं उनको प्रॉब्लम मतलब लिवर की समस्या इंजरी को और बढ़ा देते हैं, जॉन्डिस को पैदा करने का काम करते हैं। सोरियासिस में दी जाने वाली जो दवाइयां हैं वो भी लिवर को इफेक्ट करती हैं, क्योंकि सोरियासिस के लिए ज्यादातर स्टेरॉयडल ट्रीटमेंट ही दिया जाता है। अभी आगे एक कुछ पेशेंट से डॉक्टर अंकिता बात करेंगे। हाँ जी, हम एक दो पेशेंट के क्वेश्चन ले लेते हैं। सचिन जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हिमांशु जी, जिनका भी मैं नाम ले रही हूँ वो अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं ताकि वो अपना क्वेश्चन पूछ सके और मैं उसका आंसर कर सकूं। सुधांशु जी। यस मैम, सचिन बोल रहा हूँ। जी सचिन जी, बताएं। यस मैम। मैम जी। मैं जस्ट अभी 4 दिन पहले भी आया यहाँ से, एआईजी हॉस्पिटल से आया हूँ हैदराबाद, एशियन इंस्टीट्यूट। जी। 2 साल से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है मैम। मुझे हम्म। लैट्रिन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम मतलब है? प्रॉब्लम होती है मैम, वहाँ पे पेन होती है, जो शौच होती है क्लियर नहीं होती है, और मुझे जो रेक्टम की जगह जो होती है ना, रेक्टम से पास होने में वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है, और कुछ भी हम्म। खाना डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होता है। एक आईबीएस वाला जैसे प्रॉब्लम होती है। मैंने वहाँ का आपका विजिट भी किया है, जो जी। ऑनलाइन विजिट होती है ना, वो भी किया था मैंने, मेडिसिन भी हम्म। किया था। तो कुछ हम्म। वैसा नहीं हुआ मुझे, इसलिए आईबीएस जैसा प्रॉब्लम है। मेरा गोल ब्लैडर भी रिमूव हुआ है, और तो अभी जस्ट मैं 4 दिन पहले आया हूँ हैदराबाद से। जी। तो मेरा पॉजिटिव पेपिट अल्सर जो होता है ना, वो निकला, पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक ठीक है। अल्सर। ठीक है। ये देखो, सबसे पहले आप मुझे बता रहे थे कि आपने विजिट किया, कहाँ विजिट किया आपने? आपका हिम्स में भी विजिट किया। कहाँ पे? अरे यार, डॉक्टर से बात करिए, अच्छी शांत रहे। तो कहाँ मैंने विजिट किया आपने? मैंने विजिट किया मैडम हैदराबाद में। ठीक है, तो वहां से आपने क्या ट्रीटमेंट शुरू किया, पंचकर्मा करवाया? नहीं नहीं, मैंने विजिट ऑनलाइन मैंने किया था। वहाँ का जो ट्रीटमेंट था ना मैडम, आपका जी। ऑनलाइन वाला, वो मैं मेडिसिन के थ्रू किया। तो पंचकर्मा ये नहीं कराया, तो हमको क्या पंचकर्मा का जरूरत पड़ेगा क्या? क्योंकि मेरे सारे तो रिपोर्ट अगर सब है। हाँ, तो जो जैसे सेटिस्फाइड नहीं हुआ जिससे मेरी रिपोर्ट मैंने जिसको दिया था ना, और जी। मेरा वेट भी लूज हो रहा है मैम। 8-10 किलो वेट भी हो देखो, गया मेरा कम। मेरा जब तक जो 5 फीट। खाना खाओगे वो शरीर में अच्छे से पचेगा नहीं, लगेगा नहीं, तो वेट तो कम होगा ना। तो वेट कम इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो आप खा रहे हो वो अच्छे से पच नहीं रहा, कॉन्स्टिपेशन रह रही है। और कॉन्स्टिपेशन रह रही है मतलब कहीं ना कॉन्स्टिपेशन कहीं। नहीं रहती है मैडम, मेरा डायरिया प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। और वो जगह पर आपको दर्द कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहती रहती है मुझे, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहती है है। जल्दी। आपने एग्जामिनेशन कॉन्स्टिपेशन करवाया है अगर किसी होती है तरह ना, का? हाँ यस मैम। अगर जैसे आप कह रहे हो ना कि एनल रीजन में पेन रहता है, हाँ, एनल और उसी में पेन रहती है मेरी। तो आपने चेक करवाया कोई फिशर फिस्टुला कुछ या नहीं निकला मसले तो मैम, नहीं मैं है वहां पे? कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं है। मतलब वो जो बाथरूम लेटरिन जब निकलती है ना, अगर सही ढंग जी। से मैम कि
कुछ टाइट लेटरिन होती है ना, तो उसमें दिक्कत नहीं होती, और जो म्यूकस जैसा आती है थोड़ा 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 कर उसी में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ठीक है। तो देखो एक बार आपकी सारी रिपोर्ट्स चेक कर लेते हैं। एक बार आप कंसल्ट कर ले दोबारा, ऑनलाइन कंसल्ट कर ले। अगर आपको ऐसा लग रहा है हैदराबाद में या तो देखो पंचकर्मा करवाना एक बेटर नहीं, ऑप्शन है। हैदराबाद में जैसे मैं आया ना मैम, तो जी। बीच में ठीक हो गया। तो हैदराबाद से जैसे वहाँ एंटीबायोटिक वाली जो मेडिसिन देती है ना, वो जो पेप्टिक हम्म। अल्सर है, तो वही हम्म। शायद उसका वही मेडिसिन के कारण शायद हो रही है, क्या पता नहीं। हम्म। देखो जब तक एंटीबायोटिक खाओगे तब तक आराम रहता है, जैसे एंटीबायोटिक खाना बंद कर दोगे दोबारा दिक्कत आनी शुरू हो नहीं नहीं, जाएगी। आराम ही नहीं होता। एंटीबायोटिक खाने से ही मेरा पेट में जो है ना, एलोपैथी का दवाई स्टार्टिंग से मैंने देखा है, मेरा सूट हम्म। बहुत कम ही होता है। 2 साल पहले मैं गोल ब्लैडर को रिमूव कराया, उससे कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या मैम? पॉसिबिलिटी है, देखो जब कोई भी ऑपरेशन होता है उस समय हाई डोज एंटीबायोटिक्स दी लेप्रोस्कोपी हुआ था, लेप्रोस्कोपी, और वहीं से मेरा वेट लूज हो गया। पॉसिबिलिटी है। अब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, रिपोर्ट्स देखनी पड़ेंगी, ऐसे बता पाना तो मुश्किल है ना। ठीक तो है, चैट इसमें बॉक्स क्या? में आप अपना चैट बॉक्स में अपना नंबर डालो, आपके लिए एक बार कंसल्टेशन अलाइन करवाते हैं, जहां पर आप वो अपनी सारी रिपोर्ट्स भी शेयर कर सको और आपसे बात भी हो सके। तो मैडम पहले भी मैंने किया था मैम, उसे कोई सॉल्यूशन। क्या कह रहे हो? पहले भी मैंने किया मैम, जी। ऑनलाइन तो मैंने विजिट किया था ना, एक डॉक्टर कौन से मैडम डॉक्टर उनसे से बात हुई थी? वो कोई थी, क्या नाम है, कोई कौर करके थी, कोई कौर आप करके नंबर थी। डाल दीजिए ना, मैं एक बार चेक करवा लेती हूँ जो मैं भी। क्या मैसेज मैसेज में डाल दूं? चैट बॉक्स में आप नंबर डाल दो, मैं एक बार चेक करवा लेती हूँ। अगर ऑलरेडी किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन हुई है तो उसको कॉरेस्पॉन्ड करवाएंगे, अगर किसी और से कंसल्ट करना है तो वो एक बार चेक करवा लेंगे। नहीं, वही क्या, ये कोई विजिट जेंट्स से करा दीजिए, सीनियर डॉक्टर से मैम। कोई उसको बात कुछ नहीं, आप समझ में नंबर नहीं डाल आया, दीजिए। वो हाँ, छोटे मोटे जो रहते हैं ना वैसे डॉक्टर को, उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने हमको देखिए सीधा भेज ऐसा दिया नहीं कि होता यहाँ। है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अगर उनको आपको किसी समझ और में से नहीं आया तब ना कंसल्टेशन वो करवा पास करा देते दिए, हैं वो बोल दिए उसमें कि कोई सीधा आ कंसर्न जाइए। नहीं है, किसी और से उनको कंसल्ट करवा देते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप पंचकर्मा नंबर डाल कराना दो, पड़ेगा क्या मैम? आप नंबर डाल दो, कंसल्टेशन करवा लेते हैं पहले, फिर गाइड करते हैं। ठीक है मैम, मैंने नंबर डाल दिया मैम। ठीक है सचिन जी। हाँ जी हिमांशु जी। हेलो मैम। हाँ जी बताएं। मैम मेरी ना कोलोनोस्कोपी और एंडोस्कोपी हो चुकी है। हम्म। तो कोलोनोस्कोपी में मेरी ना टर्मिनल इलियम में अल्सर आते हैं हमेशा। ठीक है। तो पेन रहती है बहुत ज़्यादा स्टमक में। मोशंस कैसे हैं? मोशंस तो लूज आते हैं, और हम्म। लेकिन जाता है एक ही बार मॉर्निंग में। ठीक है, एक ही बार जाते हो। हम्म। अपार्ट फ्रॉम दीज अल्सर कोई और हिस्ट्री है अल्कोहल इनटेक की या गैस एसिडिटी रहने की? तो पहले थी पेप्टिक अल्सर की थी, मतलब एच हम्म। पाइलरी हमेशा पॉजिटिव ही आता था जब भी टेस्ट कराते थे हम्म। तो उसके बाद से ये मतलब तो ठीक ही नहीं हो रहा, 2 साल हो गए दवाइयाँ खाते खाते। अब उसके बाद ये जो कंसर्न है ये परसिस्ट कर रहा है, ये आता ही रह रहा है। आता ही जा रहा है, मतलब कुछ भी जरा सा ठीक है। बाहर का तो खा ही नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल भी। घर का खाता हूँ तो ठीक रहता है, जरा हम्म। सा कभी कभी बाहर जाना पड़ जाए तो खाना प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज्यादा। क्योंकि गट ज्यादा सेंसिटिव हो गया है ना, जब हम्म। हमारा गट सेंसिटिव हो जाता है, अल्सर्स फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है, तो उसके हम्म। बाद खाने पीने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। इसके लिए बॉडी को एक टाइम ड्यूरेशन देना बहुत जरूरी है, हीलिंग हम्म। का टाइम देना जरूरी है। एक हीलिंग का टाइम जब पूरा हो जाता है, बॉडी हील कर जाती है, उसके बाद थोड़ी बहुत जो है हम अल्टरेशन अपने खाने में करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के दिक्कत ना आए। हम्म। ठीक है, तो वो हीलिंग का टाइम ड्यूरेशन देना जो है वो इम्पोर्टेंट है बॉडी को। क्या करना चाहिए मैम इसके लिए? देखो दो तरीके हैं, एक तो मैं दवाइयों के साथ शुरू कर सकती हूँ ताकि थोड़ा सा जो है आपकी बेटरमेंट के लिए हम कोशिश कर सकें। दूसरा आप हॉस्पिटल विजिट कर सकते हो ताकि साथ में कुछ अगर थेरेपीज नीडेड है तो मैं वो भी शुरू करवा सकूं। तो मेरे नियर बाय में कहाँ थेरेपीज होंगी? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हरियाणा करनाल से बात कर रहा हूँ। हरियाणा से देखो हरियाणा में बेसिकली हमारे दो बड़े सेंटर हैं, एक पंचकुला में है, एक कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, तो जहाँ बेटर आप बताइए वहीं पे विजिट कर लेंगे। दोनों ही बढ़िया सेंटर है जी, जो भी आपके नियर बाई पड़ता है विजिट कर सकते हैं। मानेसर में भी हमारा नया हॉस्पिटल खुला है, वहां भी जा सकते हो, गुड़गांव के पास। तो क्या ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं हो पाएगी मेरी? अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वो भी हो जाएगी, लेकिन थेरेपीज के लिए तो सेंटर को विजिट करना पड़ेगा, वहां पर थेरेपीज होंगी।
ठीक है। ठीक है? तो ठीक अगर है मैम। ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हो तो अपना नंबर ड्रॉप करा देना, आपकी कंसल्टेशन हो जाएगी। और अगर जाना विजिट ही करना चाहते हो तो कुरुक्षेत्र या पंचकुला चले जाना। ठीक है मैम, क्या टाइमिंग रहती है मैम वहाँ की? 9 to 6। ठीक है मैम। ठीक है हिमांशु जी। नमस्कार। ठीक है। नमस्कार हाँ मैडम जी। हाँ जी सीमा जी, अभी डॉक्टर दिव्या आपके कंसर्न लेंगे। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी सीमा जी बताइए। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर जी। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी। हाँ जी डॉक्टर जी, मैं ना यहाँ पे मुझे जैसे ऑनलाइन ही डॉक्टर जी से आचार्य मनीष जी ने बताया था, सोनीपत से हूँ मैं। तो मैं जी। दवाइयाँ तो आपके यहाँ से मैं गई थी, तो पर ना महंगी बहुत लगी है मुझे दवाइयाँ। पहली बार राउंड में 5,000 का बिल बना दिया उन्होंने। हाँ जी। तो डॉक्टर जी से इस बारे में, दवाइयाँ तो ले रही हूँ मैं, आराम है मुझे, थोड़ा बहुत है, बहुत ज्यादा तो आराम नहीं हुआ। अभी 2 महीने हो गए मुझे, 3 हो जाएंगे अभी, जी। 2.5 महीने हो गई। तो डॉक्टर जी से एक तो इस बारे में बात करनी थी, दवाइयों का रेट थोड़ा सा ठीक रखे ताकि सभी अफोर्ड कर सके, दवाइयाँ ले सके। देखिए ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, ये तो हाँ मैं डिसाइड नहीं करती, हर कंपनी डिसाइड करती है। ठीक है। हाँ वैसे जी। ऐसा है नहीं। बहुत सारी दवाइयों के रेट्स बिल्कुल जेन्युइन ही है। कुछ ऐसी भी हर्ब्स डली हुई हैं जो कि बहुत रेयर ही मिलती हैं, मैं इसलिए तीसरी बार रिजल्ट अच्छे दवाइयाँ आते हैं। मंगवाऊंगी ना, उन्होंने 5,000 का ही बिल बन रहा है मेरा। पहले राउंड में मेरा 4800 5,000 का ही बना था टोटल, 5 से भी ऊपर का 4800 दे के आई थी मैं आप उनको। पैसे क्यों गिन रहे हो? आप आराम भी तो गिनो ना, आराम भी तो 1 महीने में आया ना आपको। हाँ जी फिर डॉक्टर जी, थोड़ा सा पैसे तो इलाज अगर फिर हम मान कमा लो। लेते हैं। पैसों पैसों का मोह तो कभी भी नहीं खत्म होता सर। ठीक है। डॉक्टर जी ना लेकिन मेरे ठीक होना चाहिए। अगर हाँ दवाई लेके आप ठीक नहीं हुए हो, वो आप कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन दवाई महंगी है, ये कंप्लेन तो अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये मेरे हाथ में भी नहीं है। एक तो देखो वो बात है, बाकी डॉक्टर जी आराम कितने, पूरा 3 महीने होने वाले, मतलब 2.5 महीने हो गए मुझे दवाइयाँ लेते हुए, आपको आराम कितना है आराम है? मुझे। कितना? मुझे 30% ही लग रहा है मुझे। दवाइयाँ लेती जैसे पिछले 1 महीने लेने के बाद आप दवाइयाँ जैसी छोटी छोटी ना, मैंने 5-4 हम्म दिनों में दवाइयाँ लेट हुई लेने में, दवाई ले नहीं पाई, तो वो वापिस वैसा ही हो गया। आप कहाँ से ले रहे हो ट्रीटमेंट, कौन से हॉस्पिटल से? अब तो वो डॉक्टर जी सोनीपत से ले रही थी मैं, तो वो मुझे महंगा लगा, मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। तो मैं इनको ना बता के मैं गुप्त रूप से ही दवाइयाँ मंगा रही हूँ मैं ऑनलाइन। इन्होंने क्या बहुत अच्छा। महंगी दवाइयाँ दे रहे हैं, मैं इलाज करवाऊंगा इतना महंगा। तो इसीलिए बोला था डॉक्टर, या तो कुछ तो थोड़ा सा डिस्काउंट करवा दें आप, कोई बात नहीं, ताकि आप मैं ऐसे पूरा करो, इलाज एक बार करवा नंबर सकूं डाल दो। अपना। आप एक बार चैट में नंबर डाल दो, मैं देख लेती हूँ क्या हाँ दवाइयाँ चल रही हैं और किन किन दवाइयों की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंगली गाइड कर दूंगी। देख लेते हैं क्या कर सकती हूँ मैं। ठीक है। नंबर डालो अपना। हाँ डॉक्टर जी, हाँ इलाज बता क्योंकि दो मुझे कितना, मतलब परफेक्ट, वो दोनों तो 3 महीने देखो, बोला है मेरे मुझे। को मेरे को तीन पहले महीने। आपकी जो जो मेडिसिन चली है ना, मेरे को उनका रिकॉर्ड भी देखना है, क्या क्या चला है आपको। हाँ जी, पेट से संबंधित है ना दवाइयाँ मेरी, पेट जैसे हाँ। पेट खुल के साफ नहीं होता था जैसे मेरा, हाँ जी, हाँ जी। पेट देखो से पेट ही की लेनी है। दवाइयाँ ना हमारे पास बहुत सारी हैं, हर पेशेंट में डिफरेंट दवाई दी जाती है, डिपेंडिंग अपॉन उसकी कंप्लेंट क्या है। ठीक। हाँ तो जी। एक बार मुझे आपकी सारी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, आप चैट में एक बार नंबर डाल दीजिए, मैं चेक कर 1,200 रुपए लेती का उन्होंने पाउडर लिख रखा है रात का। मैंने तो अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में इतनी महंगी कभी दवाइयाँ नहीं खाई। 1,800 रुपए का पाउडर है मेरा रात को लेने वाला, डॉक्टर जी पाने के साथ उन्होंने हूँ। बोला है। अच्छा जी, अच्छा। ये नहीं डॉक्टर देखो जी वो प्लीज काम आप ये करता है। बात जरूर रखना, एक तो मेरी ना, मैं पूरा इलाज लेना हाँ जी। चाहती हूँ, जैसे 4 महीने तक सोच रही हूँ जी मैं जी जी। जैसे हाँ जी, हाँ जी। करूँगी। कोई नहीं, तो आप नंबर डालो, मैं देखती हूँ कितने की हाँ मेडिसिन चल जी। रही है, आपको क्या क्या चल रही है, उस हिसाब से मैं बताती हूँ। ठीक है। हेलो मैम। हाँ जी। सिद्धांशु जी, हाँ जी। मैम, मुझे ना पिछले 1.5-2 साल से, जैसे कुछ हम्म भी हम ना तेल का तला हुआ अगर सामान हम खा लेते हैं, कुछ भी पूड़ी हो गया चाहे और कुछ भी, मतलब पकौड़ी हम्म वगैरह या फिर कुछ बाजार का, तो उस दिन पूरा हम्म चेस्ट मेरा पूरा जलन होता है। तो मत खाओ फिर। अरे हम खाते नहीं, बट अगर कभी कभी रेयर केस में कहीं हम चले गए, भूख लग गया, तो उस केस में अगर हम खा लेते हैं ना तो तो बहुत ऑप्शन जलन और भी होता होते हैं, फ्रूट खा सकते हो, है ना, फल तो हर है। जगह मिल मेरे लिए तो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा नहीं, ये तो सबसे आप बहाना फेवरेट, कर रहे हो। नो नो मैम, नो मैम, बहाना क्यों करेंगे। मेरे सबसे फेवरेट देखो, ना लिट्टी चोखा है, लेकिन अब जरूर वहाँ ना कि अगर नहीं मिल पाया, या फिर घर में कभी ज्यादा मसाला वाला कभी खाना बन गया, अगर वो भी हम खा लेते तब भी ऐसा ही होता है। देखो सर, पता क्या है, हम सारे ना जीभ के गुलाम हैं।
ठीक है। जीभ सब कुछ, सब गलत चीजें करवाती है, बस कहीं भी जाओ तो ये भी खाना है, ये भी खाना है ना। तो जो चीजें नुकसान कर रही है, शरीर को देख के आपको डाइट रखनी है, ना कि के शरीर मतलब जीभ को देख के आपने डाइट रखनी है। देखो नो होता मैम क्या मैं है, अगर आपका डाइजेशन हम सुधार देंगे तो आप कभी हाँ कभी खाएंगे तो भी दिक्कत नहीं होगी। बेसिकली आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। हाँ हाँ जी, तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आप एक बार चैट में नंबर डाल दो, आपकी सारी ओके प्रॉब्लम सुन के उसके अकॉर्डिंगली आपको कुछ दवाइयाँ शुरू करवा देंगे। ठीक है। और ना ठीक है। इसकी वजह से ना थोड़ा सा मेरा जैसे अब कुछ अगर हमें अभी सब नहीं भी कुछ खाते हैं तब भी क्या होता है कि 10 दिन 5 दिन के बाद ना खाना ठीक से पचता नहीं है और फिर पेट खराब हो जाता है। फिर धीरे धीरे मेरा वेट अच्छा, लॉस हो जाता है। नहीं कि हम चाहते हैं कि मेरा आज तक वेट ना मेरा 52 kg से बढ़ा ही नहीं है। और 52 आपका से ना 50। लिवर भी वीक है, आपका लिवर भी हाँ वीक है। आपके लिवर को भी एनहांस करना पड़ेगा, या फिर हम डिटॉक्स थेरेपीज करवाएंगे। चलो मैं एक बार आपसे पहले बात करवा लेते हैं यहाँ से डॉक्टर से, और फिर आपको गाइड कर दूंगी क्या करना है। ठीक है। ओके हाँ जी, आप हैं कहाँ से सुधांशु जी? मैम हम बिहार से हैं। बिहार बिहार में कहाँ नवादा से? नवादा से। देखो बिहार में हमारे पटना में कुछ एक हॉस्पिटल है, बाकी और भी कई जगह हमारा हॉस्पिटल है। आप चाहें तो हमारे किसी नियर बाय सेंटर में जाके भी दिखा सकते हैं। ओके बाकी आप ठीक नंबर है तो डाल दें, पहले मैं यहाँ से कंसल्ट करा दूंगी, फिर मैं आपको एक बार नंबर गाइड कर। ठीक ओके है जी। नंबर हम दे दिए हूँ। हाँ जी, ठीक है जी। बाकी जितने भी पेशेंट्स जुड़े हुए हैं उन सभी को ही मैं ये बताना चाहूंगी कि पंचकर्म कम से कम साल में एक बार जरूर करवाना चाहिए, बिकॉज आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं उन्हें बाहर निकालना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप उन टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकाल देंगे, कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके पास नहीं आएंगी या आपकी बॉडी में नहीं आएंगी, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ही हो। जहां तक डाइट की बात है, जैसे कि हम डाइट जो बताते हैं, प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट, जिसमें कि हम पहले रॉ सैलेड्स और फ्रूट्स का इंटेक बताते हैं, और उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं अपने खाने से रिलेटेड। और कुछ पेशेंट्स में हम मिलेट डाइट भी यूज करवाते हैं, क्योंकि कुछ पेशेंट्स का गट जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है। उन पेशेंट्स में हमें गट को एक गुड बैक्टीरियाज देने होते हैं, जो कि हम अम्बली बनाकर पेशेंट्स को बोलते हैं यूज करने के लिए, या मिलेट डाइट, मिलेट प्रिपरेशन बोलते हैं यूज करने के लिए। उससे भी पेशेंट्स में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो जितने भी पेशेंट्स जो रह गए हैं जिनसे बात नहीं कर पाई हूँ मैं, वो प्लीज़ आप अपना चैट में नंबर डाल दें, यहाँ से मैं आपको कंसल्ट करवा दूंगी अपने डॉक्टर से, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि बात नहीं हुई है। आज़ाद जी आप नंबर डाल दीजिए, फिर मैं आपकी बात करवा दूंगी एक बार डॉक्टर से, और कोशिश करूंगी कि शाम तक बात करवा दूँ। ठीक है जी आज़ाद जी, मैं आपकी कंसल्टेशन जल्दी करवा दूंगी। आ गया आपका नंबर। ठीक है जी। बाकी हमारे ऑल ओवर इंडिया अगर मैं बात करूं तो 49 के करीब हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें हम पंचकर्मा डाइट इंटीग्रेटेड अप्रोच से ट्रीटमेंट्स करते हैं, और उसके थ्रू पेशेंट को रिकवर करते हैं। बहुत गंभीर बीमारियां जैसे कि कैंसर, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लिवर से संबंधित बीमारियां जिनमें लिवर पूरी तरह डैमेज हो जाता है, उन पेशेंट्स में भी हमारे यहाँ रिजल्ट्स आए हैं, आ रहे हैं, और आते रहेंगे, अगर आप सब इसी तरह आयुर्वेद को सपोर्ट करते रहे और अपना एटलीस्ट हर बीमारी के लिए एक बार आयुर्वेद में कंसल्ट करते रहे तो। इसी के साथ मैं वेबिनार क्लोज कर रही हूँ। जितने भी पेशेंट्स रह गए हैं तो वो काइंडली इस नंबर पे एक बार मैसेज कर दे, या फिर चैट में एक बार नंबर डाल दे। ठीक है जी, धन्यवाद जी।